पार्थवी ने घड़ी देखी, 9:35 हो गए थे। उसने निकलने से पहले एक बार फिर माँ को आवाज दी और कमरे में जाकर माँ को थोड़ी सी हिदायत दी। उसकी मेड आज फिर लेट थी। वो हमेशा लेट आती थी, पर पार्थवी उसका लेट आना चलाती थी क्योंकि वह भरोसेमंद थी और माँ का अच्छे से ध्यान रखती थी। उसने घर का मेन दरवाजा खोला और एक नज़र माँ के कमरे पर की और फिर घर का मेन दरवाजा अच्छे से लॉक करके सीढ़ी से उतर गई। वो अक्सर लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का ही उपयोग करती थी। हमेशा लिफ्ट के आने में देर हो जाती थी, इसीलिए वो लिफ्ट के लिए रुकती नहीं थी। आज उसे वैसे भी कॉलेज जाने के लिए निकलने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। जिस बिल्डिंग में वो रहती थी वहाँ से मेन रोड तक 5 मिनट पैदल जाना पड़ता था। वह तकरीबन भागकर ही मेन रोड तक आई। लेट होने की वजह से उसने ऑटो के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई। वैसे तो उसके पास उसकी खुद की कार थी, लेकिन वह खराब हो गई थी, इसीलिए उसने रिपेयरिंग में दी हुई थी। उसने इधर उधर देखा तो रोड सुनसान पड़ा हुआ था। उसे कोई भी ऑटो या बस नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ सबके प्राइवेट व्हीकल ही नजर आ रहे थे। बस स्टैंड भी पूरा खाली पड़ा था। वह सोच में पड़ गई। तभी उसकी दोस्त और कॉलेज में उसकी असिस्टेंट रेशमा का कॉल आया। उसने कॉल उठाया। रेशमा फटाफट बोलने लगी, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता चला बस और ऑटो वाले के बीच लड़ाई हो गई। उसमें दोनों ने ही हड़ताल कर ली है। तुम कॉलेज कैसे आओगी? तुम्हारी गाड़ी भी रिपेयरिंग में दी गई है। तुम घर से निकली या नहीं? पार्थ भी शांत दिमाग की लड़की थी। कोई और होती तो जरूर रेशमा पर गुस्सा करती। उसने रेशमा से कहा, फोन रख, मैं तुमसे कॉलेज में बात करती हूँ। पार्थवी ने एक गहरी सांस ली और मन को शांत किया। फिर उसने अपना ध्यान सड़क पर लगाया। आज उसका किसी भी हालत में कॉलेज जाना जरूरी था। उसने अपने मन को लिफ्ट मांगने के लिए तैयार किया। तभी उसे सामने से ब्लैक मर्सिडीज आती हुई नजर आई। उसने बड़ी हिम्मत करके हाथ अपना आगे किया। मर्सिडीज उसके पास आकर रुकी। मर्सिडीज के मालिक ने पार्थवी के साइड के दरवाजे का कांच नीचे किया। पार्थवी ने झुककर अंदर देखा तो उसकी उम्र के आसपास का एक आदमी अंदर बैठा हुआ था। पार्थवी को थोड़ी हिचकिचाहट भी हुई, लेकिन फिर उसने वापस से हिम्मत इकट्ठी करके उस आदमी को बोला कि सर, बस और ऑटो की स्ट्राइक है। ये बात मुझे अभी पता चली है। मुझे आरएम कॉलेज तक जाना है। प्लीज सर, आप मुझे आगे तक लिफ्ट देंगे? उस आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और पार्थवी की तरफ का कार का दरवाजा खोल दिया। पार्थवी थैंक्स कहकर अंदर बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पार्थवी को इस तरह से किसी से लिफ्ट लेकर बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। वह अपने आप को थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। वह थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर ही देखती रही। फिर उसने हिम्मत करके नजरें थोड़ी उस आदमी की तरफ की। उसने देखा तो उस आदमी का ध्यान बिल्कुल भी पार्थवी की तरफ नहीं था। वह सिर्फ रोड पर ही देख रहा था और उसका ध्यान सिर्फ ड्राइविंग करने में था। पार्थवी को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने कनखियों से 2-3 बार उस आदमी को देखा, पर वो आदमी ऐसे ड्राइविंग कर रहा था जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। थोड़ी देर में उसने पार्थवी को उसके कॉलेज के बाहर उतार दिया। पार्थवी भी फटाफट उतरकर दौड़कर कॉलेज में चली गई। कॉलेज में पहुंचते ही पार्थवी फटाफट अपने डिपार्टमेंट में अपनी ऑफिस में गई और वहां पर अलमारी खोलकर उसमें से पेपर का रोल निकालकर उसने प्यून को दे दिया। वो आते समय ही देखकर आई थी कि बाहर फॉर्म के लिए लंबी लाइन लग गई थी। प्यून के जाने के बाद रेशमा ने कहा, अच्छा हुआ तू आ गई यार, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हम हेड को क्या जवाब देते? पार्थवी ने कहा, जिंदगी में पहली बार अपने असूलों के खिलाफ जाकर लिफ्ट मांग कर यहाँ आई हूँ। रेशमा हंसने लग गई। किससे लिफ्ट ली तूने? पता नहीं, मर्सिडीज थी ब्लैक कलर की। कोई आदमी था। कैसा दिखता था? रेशमा उसे छेड़ने लगी। ठीक से देखा नहीं, बस लिफ्ट ली और वो यहाँ छोड़ गया। एकदम से पार्थवी को ध्यान आया, अरे मैंने तो उसे थैंक यू भी नहीं कहा। उतरकर दौड़कर सीधी कॉलेज में आ गई। रेशमा ने कहा, तू पागल है, थैंक यू तो बोल देती। पार्थवी ने कहा, अब ध्यान ही नहीं रहा। एकदम से ऑटो और बस की स्ट्राइक हो गई। वहाँ दिमाग पहले ही बंद हो गया। फिर वैसे ही मुझे आज निकलने में देर हो गई थी। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और मेरी मेड मैं निकली तब तक नहीं आई थी। अगर आज ये जरूरी ना होता तो मैं आती ही नहीं। पार्थवी को परेशान होता देखकर रेशमा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें हमारी डिपार्टमेंट की नई प्रोफेसर से मिलवाती हूँ। रेशमा ने कॉल करके किसी को अंदर बुलाया।
थोड़ी ही देर में बाहर से एक लड़की अंदर आई। लगभग 28 की उम्र की थी। वह लड़की देखने में बेहद ही सुंदर थी। उसने अपना परिचय प्रगति कश्यप के नाम से दिया। थोड़ी देर में पार्थवी ने प्रगति को उसका काम समझा दिया। वो अपने काम में लग गई और पार्थवी अपने लेक्चर लेने के लिए चली गई। कॉलेज खत्म होने के बाद रेशमा पार्थवी को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए आई। रेशमा पार्थवी को उसकी बिल्डिंग के नीचे उतार कर घर चली गई। आज उसे भी घर जल्दी जाना था। पार्थवी सीढ़ी चढ़कर अपने घर पर आई। चाबी से घर का मेन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसकी माँ हॉल में ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। पार्थवी जोशी, उम्र 35 साल, दिखने में सुंदर, आरएम कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट की हेड थी। पहले मिले प्यार में धोखे की वजह से उसने किसी पर भी विश्वास करना बंद कर दिया था। शादी से उसका विश्वास ही उठ गया था और उसके ऊपर अपनी माँ की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए वह शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए 35 साल की उम्र में भी वह कुंवारी थी। उसे अपने अकेलेपन से कोई अफसोस भी नहीं था। वह अपनी माँ, अपनी जॉब के साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ वह आदमी जिसका नाम आदित्य कश्यप था, वो भी पार्थवी को उतारकर अपने रास्ते आगे बढ़ गया। उसे जैसे किसी से कोई मतलब नहीं था। पार्थवी के कॉलेज से थोड़े आगे ही उसकी ऑफिस थी। एके एडवर्टाइजमेंट के नाम से उसकी ऑफिस थी। गाड़ी से उतरकर उसने चाबी वॉचमैन को पकड़ाई और खुद बिल्डिंग के अंदर ऑफिस में चला गया। आदित्य कश्यप शानदार शख्सियत का मालिक था। उम्र 38 के आसपास थी। डेसिंग पर्सनालिटी, एकदम फिट बॉडी, आंखों पर गोल्डन फ्रेम के चश्मे। उसकी पर्सनालिटी से उसकी उम्र का पता नहीं चलता था। उसकी एजेंसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की टॉप में एजेंसी मानी जाती थी। उसकी एजेंसी तो आइडियाज देती थी, वैसे आइडियाज किसी और एजेंसी के पास नहीं होते थे। 4 बजे जब पार्थवी कॉलेज से घर लौटी तब उसकी माँ हॉल में बैठकर उसका इंतजार ही कर रही थी। पार्थवी भी अपनी माँ की बाजू में बैठ गई। उसने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसने अपनी माँ से पूछा, ठीक हो ना? माँ ने कहा, हाँ। पार्थवी ने अपनी मेड कविता का पूछा। माँ ने कहा, वो आज जल्दी घर चली गई, उसके घर मेहमान आने वाले हैं। पार्थवी ने कहा, मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ नहीं, पर मंडे से उसे पूरे टाइम यहाँ रहना पड़ेगा। मंडे से कॉलेज में एडमिशन शुरू हो रहे हैं, इसीलिए अब ज़्यादा काम रहेगा। अब क्लास भी शुरू हो रहे हैं तो कॉलेज में छुट्टी नहीं कर पाऊंगी, रोज जाना पड़ेगा। उसकी माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ, मेरी तू फिक्र मत कर, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी, तू अपने कॉलेज का देख। पार्थवी ने अपनी माँ से कहा, हाँ मुझे पता है, आप बहुत स्ट्रांग हो, चलो मैं हम दोनों के लिए कड़क मीठी चाय बनाती हूँ। और पार्थवी उठकर किचन में चाय बनाने चली गई। उसकी माँ जाती हुई पार्थवी को जाते हुए देख रही थी और फिर उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा। पिछले कई सालों से पार्थवी का यही रूटीन था। सुबह में कॉलेज जाना, कॉलेज से शाम को घर आना, घर आकर माँ के साथ बैठकर गप्पे मारना, इधर उधर की बातें करना, चाय पीना, थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को टहलने निकल जाना, फिर आकर अपने और माँ के लिए खाना बनाना, रात को कॉलेज का काम करना, बैठकर टीवी देखना या किताब पढ़ना और फिर सो जाना। पार्थवी ने अपने आप को एक रूटीन में बंद कर दिया था। वह बिल्कुल भी इधर उधर का सोचना ही नहीं चाहती थी। उसकी माँ को पार्थवी की चिंता हो रही थी, क्योंकि पार्थवी की उम्र हो रही थी। वह 35 साल की तो हो चुकी थी और वह शादी करना नहीं चाहती थी। उसकी माँ को लगता था कि अभी वह है तब तक ठीक है, जब वह नहीं होगी तो पार्थवी अकेली क्या करेगी, वह बिल्कुल ही अकेली हो जाएगी। पार्थवी की माँ चाहती थी कि पार्थवी अब अपने भूतकाल को भूलकर आगे बढ़े, लेकिन पार्थवी कुछ भी सुनना समझना नहीं चाहती थी। एक बार हुए धोखे के बाद उसने अपने दिल के दरवाजे भी बंद कर लिए थे। रात को आदित्य अपने घर लौटा। आदित्य ने अपने घर की डोरबेल बजाई। एक लड़की ने दरवाजा खोला। आदित्य के चेहरे पर उस लड़की को देखकर मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर उस लड़की के माथे पर एक किस किया। उसने उससे पूछा, कैसा है बच्चा तू? आज तेरी जॉब का पहला दिन कैसा रहा? तेरे साथ के लोग कैसे हैं? वो लड़की थी आदित्य कश्यप की बहन प्रगति कश्यप। प्रगति ने कहा, दरवाजे पर ही सब कुछ पूछ लोगे क्या भाई? पहले अंदर आओ, फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ, फिर पूछना, फिर सब बताती हूँ। आदित्य ने एक मुस्कान दी और अपने कमरे में चला गया। आदित्य के घर में भी उसकी माँ और उसकी बहन ही थे। वह भी 38 साल की उम्र में अकेला ही था। उसकी शादी हुई थी। उसने लव मैरिज की थी, लेकिन उसके डिवोर्स हो गए।
उसका मोना से शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे आज तक वो मान रहा था। उसके बाद उसका शादी पर से विश्वास उठ गया। मोना से डिवोर्स के बाद उसने कभी किसी लड़की को अपने करीब आने ही नहीं दिया था। उसने भी अपने दिल के दरवाजे बड़ी सख्ती से बंद कर दिए थे। प्रगति कश्यप के पति का 4 साल पहले एक हादसे में शादी के 3 ही महीने हुए थे देहांत हो गया। अपनी बेटी को इस छोटी सी उम्र में शादी के 3 महीने में विधवा होते देखकर माँ का दिल टूट गया और वो भी व्हीलचेयर पर आ गए थे। आज तक आदित्य कश्यप की माँ अपनी बेटी के दुख से बाहर नहीं आ पाई थी और बेटे के डिवोर्स ने उन्हें और तोड़ दिया था। प्रगति ने भी अपने आप को अपने पति की यादों के साथ कैद कर लिया था। वह भी अब किसी और के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। छोटी सी उम्र में विधवा हुई बहन और उसके दुख में बीमार हो गई माँ, उस पर अपनी शादी के कुछ ही समय हुए डिवोर्स की वजह से आदित्य भी अंदर से बिल्कुल टूट गया था। एक खालीपन ने उसे घेर लिया था। उस घर में तीनों व्यक्ति एक खालीपन के साथ जीते थे। दूसरे दिन संडे था। ये एक ही दिन होता था जब पार्थवी और आदित्य दोनों ही अपने अपने घर में बिताते थे। पार्थवी भी घर के लिए जो कुछ भी सामान लाना होता था वह मार्केट से लेकर आ जाती थी। पार्थवी भी नहा धोकर मार्केट जाने के लिए तैयार हुई थी। तभी उसकी माँ ने कहा कि मुझे आज मंदिर दर्शन करने का मन है, तुम मुझे जाते समय मंदिर छोड़ दो और फिर तुम मार्केट चली जाओ। पार्थवी ने एक बार माँ को मना भी किया, आज मेरी गाड़ी नहीं है, ऑटो करके जाना पड़ेगा, तो इस बार रुक जाओ। लेकिन पार्थवी की माँ ने कहा कि नहीं, मुझे बस आज दर्शन करने जाना ही है, बड़ी इच्छा हो रही है भगवान के दर्शन की। पार्थवी अपनी माँ को ज़्यादा ना कह सकी, इसीलिए उसने हाँ कर दी और माँ को तैयार होने के लिए कहा। दूसरी तरफ आदित्य की माँ ने भी प्रगति से कहा कि आज मुझे मंदिर ले जा, बड़े दिनों से मंदिर दर्शन करने जाने की इच्छा थी। प्रगति ने माँ से कहा, माँ मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे थोड़ा काम है, मैं भाई को बोल देती हूँ, वह आपको ले जाएंगे। प्रगति ने आदित्य को कहा, भाई माँ को मंदिर जाना है, मुझे काम है, आप उन्हें ले जाओ। आदित्य कभी अपनी माँ को ना नहीं कहता था, इसलिए उसने अपनी माँ को हाँ कह दिया। आदित्य अपनी माँ को लेकर मंदिर पहुँच गया। पार्थवी ने कविता और माँ को मंदिर में छोड़ा और 1 घंटे में वापस जाने का बोलकर मार्केट चली गई। आदित्य के साथ रमा मौसी थी। वो बरसों से आदित्य के घर की देखभाल करती थी। जिस दिन से आदित्य की माँ बीमार हुई थी वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी। आदित्य ने व्हीलचेयर पर अपनी माँ को बिठाया और रमा मौसी के साथ मंदिर में आ गया। उधर कविता भी पार्थवी की माँ को लेकर मंदिर में आ गई। आज रविवार की वजह से मंदिर में भीड़ भी ज़्यादा थी। पार्थवी की माँ की तबीयत पहले से ही थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके मन में दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए वह जिद करके मंदिर आई थी। आदित्य बरसों से उस मंदिर में आता था, इसलिए सब उसे वहां पर जानते थे। इसलिए आदित्य अपनी माँ को व्हीलचेयर में लेकर आगे एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। तभी मंदिर में आरती का समय हो रहा था। आरती होने के बाद पुजारी मंदिर के सब भक्तों को आरती दे रहे थे। अचानक से एक छोटे से बच्चे का हाथ लग गया और आरती की थाली पार्थवी की मम्मी के पैर पर गिर गई। आदित्य फटाफट भागकर पार्थवी की मम्मी के पास आया और उसने अपने हाथों से पार्थवी की मम्मी के पैर पर गिरी जलती हुई आरती की ज्योति को हटाया। जलती हुई आरती की ज्योति पैर पर गिरने से पार्थवी की मम्मी का पैर जल गया। आदित्य पार्थवी की मम्मी को अपनी गोद में उठाकर मंदिर के एक तरफ जहां कम भीड़ थी वहां पर लेकर आया। उसने रामा मौसी को अपनी माँ को वहां लेकर आने के लिए कहा। आदित्य ने पार्थवी की मम्मी को वहां एक तरफ बिठाया और जाकर पानी लेकर आया और उनके पैर के ऊपर ठंडा पानी डालने लगा। आदित्य की वजह से पार्थवी की मम्मी का पैर ज़्यादा नहीं जला था और घबराहट की वजह से पार्थवी की मम्मी की तबीयत खराब होने लग गई थी। ये सब होने से कविता भी बेहद डर गई थी। उसे लगा कि अब पार्थवी उसे डांटेगी कि उसने उसकी मम्मी का ख्याल नहीं रखा, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया था। डर के मारे वह पार्थवी को कॉल करके बताना भी भूल गई। घबराहट की वजह से पार्थवी की मम्मी की तबीयत बिगड़ने लग गई।
आदित्य ने जब देखा तो उसने उन्हें हॉस्पिटल ले जाना ही सही समझा। उसने कविता को पार्थवी को इन्फॉर्म करने के लिए कहा और पार्थवी की मम्मी को गोद में उठाकर अपनी कार में बैठाया। बाकी सबको भी गाड़ी में बैठाकर उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले ली। उधर पार्थवी को भी जैसे ही कविता से पता चला कि उसकी मम्मी का पैर जल गया है और उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वह भी सामान लेना छोड़कर सीधे सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागी। पार्थवी ने हॉस्पिटल पहुंचकर कविता को कॉल लगाया। कविता ने उससे जहां पर उसकी मां को रखा था वहां आने के लिए कहा। पार्थवी वहां पहुंच गई जिस रूम में उसकी मां को रखा था। अभी डॉक्टर उसकी मां का चेकअप कर रहे थे। पार्थवी ने डॉक्टर से अपनी मां के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, इनका बस बीपी हाई हो गया था, लेकिन हमने इंजेक्शन दे दिया है, वह अब ठीक हैं। आप चाहें तो उन्हें 2 घंटे के बाद घर ले जा सकते हैं। और हाँ, पैर में जहाँ जल गया है वहाँ पर भी हमने ट्रीटमेंट कर दी है। अपनी माँ को ठीक देखकर पार्थवी ने एक बार राहत की सांस ली। उसने कविता से उस आदमी के बारे में पूछा जो उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर आया था। कविता ने पार्थवी के पीछे की तरफ इशारा किया। पार्थवी ने पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य थोड़ी दूरी पर खड़ा था। पार्थवी आदित्य को तुरंत ही पहचान गई। कल उसने जिससे गाड़ी में लिफ्ट ली थी ये वही था। पार्थवी आदित्य के पास गई। आदित्य ने पार्थवी को देखा तो वह तुरंत ही उसे पहचान गया। पार्थवी ने अपना परिचय दिया। उसने आदित्य से कहा, दरअसल मैं आपको कल भी थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन तब मुझे इतनी देर हो गई थी कि मैं जल्दी में चली गई, आपको कुछ कह नहीं पाई थी। कल के लिए और आज के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। अगर आप माँ की मदद नहीं करते तो उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती। आदित्य ने सिर्फ इट्स ओके कहा और कहा कि अब मैं चलता हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो ये मेरा कार्ड है, मुझे इस पर कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। पार्थवी ने आदित्य के हाथ से कार्ड ले लिया और हाँ में सिर हिलाया। आदित्य एक हल्की सी स्माइल देकर वहाँ से चला गया। पार्थवी वापस कविता के पास आई। कविता ने कहा, बहुत भला इंसान है ये, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। पुजारी जी आंटी को आरती दे रहे थे, तभी एक बच्चे का हाथ लग गया और थाली आंटी के पैर पर गिर गई। पूरी आरती की ज्योति आंटी के पैर पर गिर गई। ये तुरंत आंटी के पास आए और इन्होंने अपने हाथों से आंटी जी के पैर पर जल रही ज्योति को हटाया और फिर आंटी जी को गोदी में लेकर उन्हें एक तरफ ले गए, यहाँ तक लेकर भी आए। पार्थवी ने कहा, इतनी बकवास पहले कर ली, उनके हाथ का तू पहले नहीं बोल सकती थी? मैं उनके हाथ का हालचाल भी पूछ लेती, उनको हाथ में भी कुछ दवाई लगवा देती। खैर अब तो चले गए हैं, चलो माँ के पास चलते हैं। आदित्य हॉस्पिटल के बाहर आया तो उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा ही था। वह गाड़ी में बैठ गया। उसने अपने ड्राइवर को मेडिकल स्टोर के बाहर गाड़ी खड़ी रखने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी एक मेडिकल स्टोर के बाहर ले जाकर खड़ी की। आदित्य ने मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ली और वापस गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही आदित्य घर आया, उसकी माँ हॉल में ही उसका इंतजार कर रही थी। आदित्य सीधा अपनी माँ के पास आया। उसकी माँ ने आदित्य से पार्थवी की माँ के बारे में पूछा। आदित्य ने बताया कि उनका पैर ठीक है और घबराहट की वजह से उनका बीपी हाई हो गया था। उनकी बेटी वहां पर आ गई तो मैं वहां से चला आया। आदित्य अपना हाथ अपनी माँ से छुपाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप खाना लगवाओ, बहुत भूख लगी है, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। लेकिन उसकी माँ को पहले ही पता था कि आदित्य का हाथ जल गया है। उन्होंने उसका हाथ देखने के लिए मांगा। आदित्य ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं दवाई लेकर आया हूँ, मैं अभी हाथ धोकर दवाई लगा लेता हूँ, फिर खाना खाते हैं। आदित्य के जाने के बाद आदित्य की माँ रोने लग गई। रमा उनके पास आई। उसने रमा से कहा, इतना अच्छा श्रवण जैसा मेरा बेटा है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पता नहीं क्यों उसके साथ इतना बुरा हुआ। उस लड़की को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी जिसने मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी, उसे तोड़कर रख दिया। अब वह किसी भी लड़की पर विश्वास ही नहीं करता है, ऐसे अकेले तो उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। रमा ने कहा, अब तक धीरज रखा है तो थोड़ी और रख लीजिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वह हमेशा बदलता रहता है। अभी हमारा बुरा वक्त है, कल वापस से अच्छा वक्त आएगा, बस उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। आदित्य की माँ ने कहा, बस उसी उम्मीद पर तो चल रही हूँ कि एक दिन ये वक्त बदलेगा और मेरे दोनों बच्चे जो इतने दुखी और अकेले हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट कर आएंगी। शाम को अपनी माँ को पार्थवी घर ले आई।
पैर जो थोड़ा जल गया था वो छोड़कर पार्थवी की माँ की तबीयत अब सही थी। माँ के ठीक होने से पार्थवी को भी थोड़ी शांति हुई। अभी कॉलेज में काम ज्यादा होने की वजह से पार्थवी छुट्टी ले सके ऐसा नहीं था। उसकी माँ को पैर जलने की वजह से सिर्फ चलने फिरने में ही दिक्कत थी, इसलिए उसने कविता को थोड़ा ज्यादा समय पर घर रहने के लिए कहा। आदित्य के भी लेफ्ट हाथ की उंगलियां ही जली थीं, इसलिए उसे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। बस उससे अभी ड्राइविंग नहीं हो सकता था और थोड़े रूटीन के कामों में परेशानी हो रही थी। प्रगति को पता ही नहीं था कि उसके भाई की उंगलियां जल गई हैं। आदित्य का एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में बहुत नाम था, बहुत मेहनत से उसने ये मुकाम हासिल किया था। दरअसल आदित्य के पापा की एक छोटी सी एजेंसी थी एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन वह इतनी सक्सेस नहीं थी। एमबीए करने के बाद आदित्य ने अपने पापा की एजेंसी को ज्वाइन किया और कड़ी मेहनत से इस एजेंसी को इतनी ऊपर तक लाया था। उसी एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट के दरमियान आदित्य की मुलाकात मोना से हुई थी। मोना उनके प्रोजेक्ट की मॉडल थी। मोना बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। एक बेहद सामान्य परिवार से आई मोना पैसे को ही सब कुछ मानती थी। दिखने में वो बेहद खूबसूरत थी, उसके लिए पैसा ही भगवान था। जिस समय आदित्य से उसकी मुलाकात हुई उस समय आदित्य टॉप पर था। मोना को आदित्य मॉडलिंग की दुनिया में ऊपर जाने की एक सीढ़ी लगा था। उसने आदित्य को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा लिया। आदित्य मोना से सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मोना के लिए आदित्य सिर्फ एक आगे बढ़ने का जरिया था। आदित्य मोना से शादी करना चाहता था। मोना को भी पता था कि मॉडलिंग की दुनिया जो है वह एक जैसी नहीं रहती है। यहाँ पर चेहरे का एक समय होता है, एक टाइम के बाद ही आपको सब पूछना बंद कर देते हैं। मोना को पैसे से प्यार था, इसलिए उसने अपने एक सुरक्षित भविष्य को चुनकर आदित्य से शादी करने का फैसला कर लिया। उसने आदित्य से शादी से पहले ही एक शर्त रखी थी कि वह अपना मॉडलिंग का काम शादी के बाद भी चालू रखेगी। आदित्य की माँ इसके खिलाफ थी, पर आदित्य ने जैसे तैसे माँ को समझा दिया। शादी के बाद भी मोना की लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसकी पार्टी देर रात तक चलती थी। कभी कभी तो वो रात को घर ही नहीं आती थी, और आती भी थी तो शराब के नशे में धुत होकर। मोना ने धीरे धीरे घर पर भी पार्टियां रखना शुरू कर दिया। घर में जवान लड़की थी। आदित्य की माँ से अब बर्दाश्त नहीं होता था। मोना का देर रात तक अलग अलग आदमियों के साथ बाहर घूमना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आदित्य की माँ पुराने ख्यालात की नहीं थी, वह इस प्रोफेशन को समझती थी, लेकिन मोना का कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। घर पर भी आदित्य की गैर हाजिरी में मॉडलिंग प्रोजेक्ट के बहाने अलग अलग आदमी आते रहते थे। अभी प्रगति की शादी भी बाकी थी। लोग बाहर तरह तरह की बातें करने लगे थे। आदित्य के घर का नाम खराब हो रहा था। आदित्य ने कई बार मोना को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। मोना को ड्रिंक करने की लत थी, वो ड्रिंक किए बगैर नहीं रह सकती थी। ड्रिंक करने के बाद वह आदित्य, उसकी बहन और उसकी माँ का खूब तमाशा बनाती थी। आदित्य ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। आए दिन उसकी किसी न किसी मॉडल से अफेयर की चर्चा अखबार में होती रहती थी। मोना भले ही आदित्य के पैसे से प्यार करती थी, पर आदित्य मोना से सच्चा प्यार करता था। उसने अपनी एक तरफा शादी को निभाने की बहुत कोशिश की। उसने मोना को संभालने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मोना बिल्कुल भी न समझने वालों में से थी न रुकने वालों में से थी। इसी दरमियान प्रगति की शादी उसके पापा के दोस्त के बेटे अनुज के साथ तय हो गई। थोड़े ही दिनों में प्रगति की शादी भी हो गई। प्रगति की शादी में भी मोना ने आदित्य का खूब तमाशा बनाया। आदित्य मोना से परेशान हो गया था। आए दिन वह आदित्य की माँ का भी अपमान करती थी और आदित्य के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करती थी। प्रगति की शादी के 3 ही महीने बाद एक प्लेन क्रैश में उसके पति की मौत हो गई। प्रगति के लिए सदमा झेल पाना बहुत मुश्किल था। वह सदमे में एकदम से चुप हो गई। वहीं प्रगति की इस हालत से उसकी माँ को भी गहरा सदमा पहुंचा और वह बीमार हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। आदित्य एक तरफ माँ को संभाल रहा था और एक तरफ बहन को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी समय मोना ने भी बहुत ज़्यादा आदित्य को परेशान कर दिया था। आखिर में आदित्य टूट गया। उसने मोना को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। वैसे भी ये शादी एक तरफा शादी ही थी। मोना को आदित्य से कोई मतलब ही नहीं था। उसे सिर्फ उसके पैसे और नाम से ही मतलब था। मोना तुरंत ही आदित्य को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे डिवोर्स के लिए भारी मात्रा में पैसा मिल रहा था। बहुत बड़ी रकम लेने के बाद मोना ने आदित्य को डिवोर्स दे दिया।
वैसे भी उसे कितने समय से आदित्य के साथ घुटन हो रही थी। उसकी लाइफ स्टाइल में आदित्य की माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वह वैसे भी आदित्य से छुटकारा चाहती थी, लेकिन इतने पैसे वाले बकरे को वो आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब आदित्य ने सामने से उसे डिवोर्स के लिए कहा तो वह एक बड़ी रकम के साथ डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई। आदित्य को अब उसका प्यार अच्छे से समझ में आ गया था। धीरे धीरे आदित्य की माँ की तबीयत पहले से ठीक तो हो गई, लेकिन उन्होंने व्हीलचेयर पकड़ ली। उन्हें अपनी बेटी की शादी के 3 महीने में ही विधवा होने से बहुत गहरा सदमा लगा था। शादी के 3 ही महीने में बहन का विधवा हो जाना, उस सदमे में माँ का बिस्तर पकड़ लेना और मोना का अलग से नाटक, इन सब से आदित्य बिल्कुल ही टूट गया था। धीरे धीरे सबने अपने आप को संभालना सीख लिया और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गए, लेकिन फिर भी एक खामोशी ने उस घर को घेर लिया था। ऊपर से सब नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से सब टूट चुके थे, दुखी थे। आदित्य ने लड़कियों से दूरी बना ली थी। उसे अब प्यार पर और किसी लड़की पर विश्वास ही नहीं रहा था। आदित्य की माँ चाहती थी कि आदित्य प्रगति दोनों ही फिर से नई जिंदगी शुरू करें, लेकिन दोनों ही अब किसी और के साथ आगे बढ़ने से डर रहे थे। प्रगति ने अपने आप को अपने पति की यादों के साथ कैद कर लिया था और आदित्य ने मोना के इतने बुरे अनुभव के बाद किसी भी लड़की को करीब ही नहीं आने दिया था। उसने अकेलेपन को अपना साथी बना दिया था। उसकी दुनिया अब उसकी माँ और बहन के आसपास ही रहती थी, जिसमें किसी को भी आने की उसने इजाज़त नहीं दी थी। प्रगति के साथ कॉलेज में उसका दोस्त वीर पढ़ता था, जो प्रगति को बहुत चाहता था। वो प्रगति का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन वह कभी अपनी चाहत का इकरार प्रगति से नहीं कर पाया था। उसकी और प्रगति की हैसियत में बहुत बड़ा अंतर था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और प्रगति का भाई एक नामी बिजनेसमैन था। वह पहले कुछ बनना चाहता था ताकि प्रगति का हाथ मांगते वक्त वह थोड़ा उनकी हैसियत तक आए, लेकिन उससे पहले ही प्रगति की शादी तय हो गई थी। अचानक प्रगति की शादी तय हो जाने की वजह से उसका दिल टूट गया था और वह यहाँ से अमेरिका चला गया था। अभी कुछ समय पहले ही उसे प्रगति के बारे में पता चला था। 4 साल बाद वो फिर अमेरिका से इंडिया लौट रहा था, सिर्फ प्रगति के लिए। वीर पार्थवी के चाचा का बेटा था। बचपन से पार्थवी और वीर साथ में ही बड़े हुए थे। एक एक्सीडेंट में पार्थवी के पिता और वीर के माता पिता तीनों की मौत हो गई थी। पार्थवी की मां ने ही वीर को संभाला था। वीर यहाँ पर प्रगति से शादी करने आ रहा था और उसे ये नहीं पता था कि प्रगति पार्थवी के साथ ही जॉब करती है। सुबह सुबह घर डोरबेल की घंटियों से गूंज उठा। पार्थवी ने घड़ी देखा तो अभी सुबह के 6:30 बजे थे। उसने उठकर फटाफट मेन गेट खोला। सामने वीर को देखकर वह हैरान रह गई। वीर ने सबको सरप्राइज दिया था। उसने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी थी। पार्थवी वीर के गले लग गई। आज कितने सालों के बाद वीर वापस इंडिया आया है। वीर हॉल में आकर बैठ गया। उसने अपनी चाची को उठाने से मना किया। अब पार्थवी की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह वीर के पास आकर बैठ गई। उसे बहुत हैरानी हो रही थी वीर के अचानक वापस आने से। उसने वीर से पूछा, सच्ची सच्ची बताना, तुम वापस क्यों आए हो? क्योंकि तुमने तो वापस आने से मना कर दिया था। वीर ने कहा, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। 2 कारण से वापस आया हूँ। एक तो पेगी की वजह से वापस आया हूँ, दूसरे तुम सबकी बहुत याद आ रही थी। पेगी के बारे में कुछ पता चला? वीर प्रगति को प्यार से पेगी बुलाता था। पार्थवी पेगी नाम से प्रगति को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वह कभी प्रगति से मिली नहीं थी, इसलिए उसे ये नहीं पता था ये वही प्रगति है जिसे वीर पसंद करता है। सुबह 9 बजे आदित्य रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ गया। उसे ऑफिस जल्दी जाना था। प्रगति भी कॉलेज के लिए जाने के लिए तैयार होकर आ गई थी। ब्रेकफास्ट करते करते प्रगति का ध्यान एकदम से आदित्य के हाथ में गया। वह तुरंत ही उठकर आदित्य के पास आई। भाई, आपके हाथ में क्या हुआ है? मुझे तो पता ही नहीं चला। आदित्य ने कहा कि कुछ नहीं, मंदिर गया था, मंदिर में थोड़ा जल गया। आदित्य की मां ने प्रगति को कहा, रुक मैं बताती हूँ। उन्होंने प्रगति को सब बताया। प्रगति ने कहा, भाई आप सबसे बेस्ट हो, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हो। आदित्य ने कहा, ज़्यादा हो रहा, चल अब तुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगा, चल फटाफट नाश्ता कर। प्रगति वापस नाश्ता करने बैठ गई। तुझे मैं छोड़ दूं या तू अपने आप चली जाएगी? प्रगति ने कहा, नहीं मैं चली जाऊंगी, आप निकल जाइए भाई, मुझे दूसरा काम भी है। प्रगति जैसे ही नाश्ता करके
उठी, उसके फ़ोन में रिंग बजी। उसने देखा तो अननोन नंबर था। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से वीर की गहरी आवाज़ आई। प्रगति वीर की आवाज़ तुरंत ही पहचान गई। तुम कब आए वीर? प्रगति ने खुश होकर पूछा। आज सुबह ही आया। वीर प्रगति की आवाज़ पहचान जाने पर खुश हो गया। तुमसे आज ही मिलना चाहता हूँ। प्रगति ने उसे शाम को 5 बजे मिलने बुलाया, जहाँ पर वह पहले मिला करते थे। प्रगति ने अपनी माँ और भाई को भी वीर के वापस आने के बारे में बताया। पार्थिवी को लेट हो रहा था, इसलिए वह फटाफट तैयार होकर वीर से मिलकर निकल गई। उसकी गाड़ी अभी तक गैरेज से आई नहीं थी। उसे आज भी ऑटो करके ही कॉलेज जाना था। पार्थिवी ने वीर को अपने कॉलेज का एड्रेस दिया और कहा कि 3 बजे तुम वहाँ पर आ जाना, फिर वहाँ से हम लोग कहीं चलेंगे। वीर के पास 3 बजे का टाइम खाली था। प्रगति ने उसे 5 बजे मिलने बुलाया था, इसलिए उसने भी पार्थिवी को हाँ कह दिया। वीर को बाय करके पार्थिवी कॉलेज के लिए निकल गई। फिलहाल वीर के आने की वजह से उसे माँ की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। कविता के आने पर वीर उसकी माँ के पास गया था। पार्थिवी के जाने के बाद पार्थिवी की माँ हॉल में आई। वीर यहाँ पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वह आकर वीर की बाजू में बैठ गई। पार्थिवी की माँ मधु जी ने वीर को शादी के लिए पूछा। वीर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार शादी का मन बनाकर आया हूँ। मधु जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई एक तो शादी के लिए तैयार हुआ, वरना मैं दो को कैसे समझाऊं। वीर ने मधु जी से पार्थिवी की शादी के बारे में पूछा। मधु जी ने गहरी सांस ली और कहा कि वह बिल्कुल भी तैयार नहीं है शादी करने के लिए। साहिल के धोखे के बाद से वह बिल्कुल टूट गई है। अब वह किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहती और न ही शादी करना चाहती है। वीर ने मधु जी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पार्थिवी से बात करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मधु जी ने कहा, अच्छी बात है, अगर वह तुम्हारी बात समझे और सुने तो। बाकी उसने अपने दिल दिमाग कान सब शादी के नाम से बंद कर रखे हैं। जब उसकी उम्र के दूसरों को देखती हूँ उनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल, तो बड़ा ही दुख होता है मुझे। अभी तो मैं हूँ, मेरे जाने के बाद पता नहीं उसका क्या होगा। अकेले कैसे जिया जाता है, बहुत मुश्किल होता है अकेले जीना। उम्र भी बढ़ती जा रही है उसकी। इस नवंबर में उसे 35 साल पूरे हो जाएंगे। बढ़ती उम्र में कौन हाथ थामेगा। अभी मैं हूँ, मेरे बाद अकेली कैसे रहेगी। वीर ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस बार मैं पूरे 2 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। 2 महीना आपके साथ ही हूँ। कैसे भी करके पार्थिवी को मनाने की कोशिश करूँगा। दोपहर को 2 बजे लंच करके वीर पार्थिवी के कॉलेज जाने के लिए निकल गया। वह पार्थिवी के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था ताकि वह पार्थिवी को समझा सके। पार्थिवी का भी यही था कि वो वीर से उसकी शादी की बात करना चाहती थी। वह अपनी माँ के सामने वीर से शादी की बात करना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि वीर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। कॉलेज पहुंचकर वीर ने पियून से पार्थिवी के बारे में पूछा। वो वीर को पार्थिवी के ऑफिस में ले गया। उस समय वहाँ पर कोई नहीं था, सब लेक्चर लेने गए थे। पियून उसे वहाँ बैठाकर पार्थिवी को बुलाने के लिए चला गया। वीर ऑफिस में बैठकर पार्थिवी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ध्यान किसी की आहट पर गया। उसने देखा तो दरवाजे से प्रगति अंदर दाखिल हुई। भले ही प्रगति को देखे हुए 4-5 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी वीर ने प्रगति को पहचान लिया। प्रगति अभी भी पहले के जैसे ही दिख रही थी। वो आज भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही मासूम लग रही थी। सहसा प्रगति का ध्यान भी एकदम वीर पर गया। वह वीर को वहां पर देखकर हैरान हो गई। वीर भी उठकर प्रगति के पास आया। तुम यहाँ कैसे? प्रगति ने कहा, यही सवाल मैं तुमसे करूं तो कि तुम यहाँ कैसे? हम तो 5 बजे मिलने वाले थे ना। वीर ने कहा, मैं यहाँ पर अपनी बहन से मिलने आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। प्रगति ने सवालिया नजरों से वीर की तरफ देखा। वीर ने कहा, पार्थिवी वह मेरी बहन है। प्रगति भी हैरान रह गई। क्या सचमुच पार्थिवी तुम्हारी बहन है? वीर ने कहा, हाँ, तुम पहचानती हो? प्रगति ने कहा कि हाँ, वह मेरी हेड है। तभी पार्थिवी भी वहाँ पर ऑफिस में दाखिल हुई। उसने वीर और प्रगति को बात करते हुए देखा। वह दोनों के पास आई। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उसने वीर और प्रगति की तरफ देखकर पूछा। वीर ने कहा, हाँ, यही तो है मेरी दोस्त पेगी, यानी प्रगति। पार्थिवी हैरानी से प्रगति को देखने लगी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसने 2 दिन पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी दोस्त है। प्रगति भी ये सुनकर हैरान रह गई कि पार्थिवी वीर की बहन है। दरअसल पार्थिवी वीर से प्रगति के बारे में ही बात करने वाली थी। जब से वीर ने उसे
पेगी यानी प्रगति के बारे में बताया था। वह चाहती थी कि वीर इंडिया वापस आया है तो अब प्रगति को मनाकर उसे शादी करके ही वापस जाए, लेकिन उसे वह नहीं पता था कि वीर की पेगी प्रगति है। वह प्रगति को इतना ज़्यादा जानती तो नहीं थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही प्रगति यहाँ पर नई ज्वाइन हुई थी, लेकिन उसकी बातचीत से इतना पता चलता था कि प्रगति एक अच्छी लड़की है। पार्थवी भी एक बार सोच में पड़ गई कि वह क्या करे, वीर के साथ बाहर जाए या फिर उसे प्रगति के साथ भेज दे। फिर उसने सोचा कि वह वीर के साथ ही बाहर चली जाए, क्योंकि वह थोड़ी बातें उससे क्लियर करना चाहती थी और ये सब बातें प्रगति के सामने नहीं हो सकती थी, वरना उसने पहले प्रगति को भी अपने साथ लेने का सोचा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वीर और प्रगति आपस में अकेले टाइम स्पेंड ही कर रहे हैं तो फिर उसे बेमतलब का बीच में नहीं आना चाहिए। उसने ये फैसला वीर पर ही छोड़ दिया। वीर क्या चाहता है और अब वह क्या करेगा। इधर वीर इसी उधेड़बुन में था कि वह प्रगति से 5 बजे मिलने वाला था और पार्थवी के साथ अभी बाहर जाने वाला है। लेकिन अब जब प्रगति भी यहाँ पर मिल गई है तो वह उसे भी साथ ले या फिर पार्थवी के साथ बाहर जाए, क्योंकि वह प्रगति के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता था। थोड़ा सोचकर उसने प्रगति और पार्थवी की तरफ देखकर कहा, पार्थवी, मैं और प्रगति आज 5 बजे वैसे भी बाहर मिलने वाले थे और उससे पहले हम दोनों को शॉपिंग पर जाना है। उसने प्रगति से कहा, क्या तुम अभी हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी या फिर हम 5 बजे ही मिलें? प्रगति ने कहा, मैं अभी नई ज्वाइन हुई हूँ, मैं समय से पहले यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। तुम अभी पार्थवी मैम के साथ चले जाओ, मैं 5 बजे तुम्हें वहीं कैफे में मिलती हूँ। वीर के लिए अब फैसला लेना आसान हो गया। उसने प्रगति को ठीक है कहा और पार्थवी के साथ वहाँ से चला गया। बाहर निकलकर दोनों ने टैक्सी की और मरीन ड्राइव पर आ गए। वह दोनों की फेवरेट जगह हुआ करती थी। जब भी वह दोनों परेशान होते थे या उनको अकेले में कुछ बात करनी होती थी, वह दोनों वहाँ पर आकर बैठ जाते थे। मरीन ड्राइव पर पहुंचकर वीर इधर उधर देखने लग गया। वीर ने कहा, खूबसूरती को अपनी आंखों में भर रहा हूँ, 4 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला, सब वैसा का वैसा ही है, बस भीड़ थोड़ी बढ़ गई है। पार्थवी ने हाँ कहा और फिर वीर से कहा, अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते थे, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। वीर ने कहा, तुम प्रगति से मिल ही चुकी हो तो मैं तुम्हें कुछ प्रगति के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम ये तो जान गई हो कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वह पेगी प्रगति ही है। मुझे अभी पता चला है कि प्रगति के हस्बैंड की शादी के 3 महीने में ही डेथ हो गई थी और उसके बाद प्रगति ने शादी ही नहीं की, वह अकेली ही जी रही है। और तुम्हें पता है कि मैं प्रगति से कितना प्यार करता हूँ। मैंने आज तक उसके अलावा किसी लड़की के बारे में सोचा ही नहीं है और शादी के 3 महीने में वह विधवा हो गई, उसमें उसका क्या दोष है। और अब जब वह अकेली है तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रगति को अपना जीवन साथी बनाऊं, मैं उससे शादी करूं। सच कहूँ तो मैं इंडिया भी इसीलिए आया हूँ ताकि मैं प्रगति को शादी के लिए मना सकूं, पर पता नहीं वह मानेगी या नहीं मानेगी। और मुझे लगता है तुम्हें भी प्रगति के पास्ट से कोई ऐतराज नहीं होगा। पार्थवी ने वीर से कहा, ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, शादी के 3 महीने में ही विधवा हो जाना, उसमें प्रगति का कोई दोष नहीं है, उसे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, आगे बढ़ने का हक है। मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत हूँ, तुम आज ही उससे बात करो, तुम उससे पूछने में देर मत करो। अगर उसे समझाना पड़ा तो मैं उसे समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार तुम कदम तो उठाओ। आगे भी तुमने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई थी, इसीलिए उसकी शादी कहीं और हो गई। अब किस्मत से ये मौका तुम्हें वापस मिला है, इस बार इस मौके को मत जाने दो। सोचने समझने में टाइम बर्बाद मत करो, सीधा उससे अपने दिल की बात ही बोल दो। वीर ने कहा, हाँ बस इस बार मैं यही सोच कर आया हूँ और आज ही मैं इससे सीधे ही बात करूँगा। पहले मैंने सोचा था कि इसके घर जाकर उसके भाई और माँ के सामने बात करूँगा, लेकिन प्रगति क्या सोचती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं उसके घर जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं सीधा उसके घर चला गया तो शायद वह नाराज़ भी हो सकती है। पार्थवी ने कहा, हाँ ये तुम सही कह रहे हो, तुम उसके घर सीधे मत जाओ, पहले तुम प्रगति से अपने मन की बात कहो, वह क्या कहती है वह सुनो, उसे अपने दिल का हाल बताओ। तुम्हारे प्यार की शिद्दत उसे महसूस होनी चाहिए कि वो शादी के लिए मान जाए। वीर पार्थवी के गले लग गया
तुम दुनिया की बेस्ट सिस्टर हो, तुम मेरे दिल का हाल बहुत अच्छे से समझती हो, मेरे बिना कहे ही तुम सब समझ लेती हो। पार्थवी ने वीर के सर पर एक हल्की सी चपत मारी। बस बस नाटकबाज, अब नाटक बंद कर और प्रगति से क्या बात करनी है वह सोच। वीर ने कहा, बहस अब तो मैंने सोच लिया है, लेकिन अब मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम कब तक साहिल के धोखे के साथ जियोगी? तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से अकेले जिंदगी नहीं कटती है। वह तुम्हें धोखा देकर वहाँ से अमेरिका में एक अच्छी लाइफ जी रहा है, शादी कर ली है, उसकी एक बेटी भी है, और तुम अभी भी यहीं पर ही अटकी हुई हो। एक धोखेबाज इंसान के लिए अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद करना कहाँ तक सही है, जिसने कभी तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं, जिसने तुम्हारे प्यार की कदर ही नहीं की, तुम्हारे प्यार का भोलेपन का फायदा उठाया और तुम्हें धोखा देकर यहाँ से भाग गया। तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया उसके पीछे। ऐसे इंसान के लिए बैठे रहना कहाँ तक सही है? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे वीर, उसी की सजा भुगत रही हूँ मैं, उसी की सजा अपने आप को दे रही हूँ, कोसती हूँ खुद को। मैंने उस इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? बचपन से उसके साथ रही, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैं उसे ही नहीं पहचान पाई। उसके मन में क्या चल रहा है वही नहीं जान पाई। वह मुझसे झूठ पर झूठ बोलता रहा, धोखा देता रहा, और मैं समझ ही नहीं पाई। अरे मैं तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि उसके अमेरिका जाने के बाद भी उसका इंतज़ार करती रही और ये उम्मीद पर जीती रही कि उसे उसकी गलती का एहसास होगा और वह एक दिन मेरे लिए वापस आएगा। अब ये शादी, रिश्ते, नाते, दोस्ती, प्यार, सबसे मन उठ गया है मेरा। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। माँ है, बस माँ के साथ जीना है, और कल को माँ नहीं रहेगी तब। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन सोचो फिर तुम अकेली कैसे जियोगी? पार्थवी एक सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तब का तब सोचेंगे यार, जो अभी है नहीं उस चीज़ को क्यों सोचना, अभी जो है उसमें जी लो। फिर उसने घड़ी देखी, घड़ी 4:30 बजा रही थी। उसने वीर से कहा कि चलो कुछ खाते हैं, भूख लगी है, और फिर 5 बजे प्रगति के आने का टाइम भी हो जाएगा। बात बदलना कोई तुमसे सीखे, हमेशा ऐसे ही बात बदल कर निकल जाती हो। ठीक है चलो, इस टॉपिक पर वापस से बाद में बात करते हैं, अभी कुछ खाते हैं। थोड़ी देर बाद पार्थवी घर जाने के लिए निकल गई और वीर प्रगति से मिलने अपने पुराने कैफे में चला गया। पार्थवी भी अब वापस घर लौट रही थी और वीर कैफे में बैठकर प्रगति का इंतजार कर रहा था। 5 बजे प्रगति उस कैफे में आ गई। वीर के चेहरे पर प्रगति को देखकर मुस्कान आ गई। प्रगति इतने सालों बाद वीर से अकेले में मिलने से असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि इतने सालों से वह अपने किसी भी दोस्त के साथ अकेले में कहीं पर भी मिली ही नहीं थी। ज़्यादातर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना कम कर दिया था, बहुत ज़रूरी हो तो ही वह किसी की पार्टी में जाती थी। वीर प्रगति के चेहरे पर आ जा रहे भाव को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह समझ रहा था कि प्रगति के मन में कुछ चल रहा है, वह कोई गहरी सोच में है। ज़्यादा समय ना बिगाड़ते हुए उसने बात की शुरुआत कर दी। कैसी हो तुम प्रगति? प्रगति, ठीक हूँ मैं, तुम बताओ तुम कैसे हो? वीर, मैं भी ठीक हूँ। प्रगति, अचानक कैसे इंडिया आना हुआ? और ऐसे अचानक तुम सबको बिना बोले ही इंडिया से अमेरिका क्यों चले गए? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अमेरिका चले गए हो, बहुत देर के बाद पता चला। वीर, प्रगति, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, सच बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अमेरिका चला गया। वीर की बात से प्रगति हैरान हो गई। मेरी वजह से कैसे? वीर, प्रगति, मैं कॉलेज में तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी अपने मन की बात तुमसे कह नहीं पाया था। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था। मैं तुम्हारे लेवल तक आना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, और फिर तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ बनने से पहले ही तुम्हारी शादी हो गई। मेरा दिल टूट गया और मैं आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। प्रगति को वीर की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बहुत ही हैरानी से वीर को देख रही थी। प्रगति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वीर, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम मुझसे प्यार करते थे और मेरी शादी हो जाने पर तुम अमेरिका चले गए। मुझे कभी क्यों नहीं लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो? वीर, क्योंकि तुम उस वक्त सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए शायद तुम मेरी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाई। प्रगति, अब ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, वह समय अब चला गया है। वीर, नहीं प्रगति, वह सब बातों का अभी भी समय है, और इसीलिए मैंने ये बात निकाली है और तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। शायद आज मेरी चाहत
पहले से बढ़ गई है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर इंडिया वापस सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। प्रगति, वीर तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, इसलिए तुम ये सब बातें कर रहे हो। मैं एक विधवा हूँ वीर, सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रगति की तुम विधवा हो, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं, अपने लिए एक नई ज़िंदगी चाहता हूँ जो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम अगर मेरी ज़िंदगी में आओगी तो मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मैं बस तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। तुम्हारे पास्ट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंट में जीता हूँ और फ्यूचर का सोचता हूँ, पास्ट को नहीं देखता हूँ। मैं बस तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। प्रगति, देखो वीर, मैंने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मैं किसी से शादी करना नहीं चाहती हूँ। मेरी यही नियति थी और मैंने अपनी नियति को अपना मान लिया है। अगर मेरे नसीब में शादीशुदा होना लिखा होता तो मेरे पति की शादी के सिर्फ 3 महीने में एक्सीडेंट में मौत ना होती, वह आज मेरे साथ होते। वीर, कौन से जमाने में जी रही हो प्रगति तुम, और ये कैसी सोच रखी है तुमने? वह पहले वाली प्रगति कहाँ चली गई? अपने आप को एक दायरे में बंद करके क्यों जी रही हो? माना नियति पर अपना बस नहीं, पर मरने वाले के पीछे अपने अधिक को जिंदा मार देना कहाँ तक सही है? शायद उसने भी कभी नहीं चाहा होगा कि कभी उसे कुछ हो जाए, तो उसके जाने के बाद तुम ऐसे जियो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और मैं नई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे भाई से ही तुम्हारा हाथ मांगने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे अपने मन की बात कहूँ। मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता रहूँगा और तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ। प्रगति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है वीर, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं अभी घर जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वीर, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। भागना तुम्हारी पुरानी आदतों में से है और अभी भी तुम वही कर रही हो, लेकिन मुझे हाँ में जवाब चाहिए। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, नहीं 2 दिन का नहीं, 1 ही दिन का वक्त देता हूँ। कल तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, नहीं तो परसों मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। प्रगति ने एक बार मुड़कर वीर की तरफ देखा और फिर तेज कदमों से कैफे से बाहर चली गई। वीर थोड़ी देर ऐसे ही कैफे में बैठा रहा। उसे पता ही था कि प्रगति उसे ना ही कहेगी, लेकिन इस बार उसके इरादे पक्के थे। रात को वीर घर आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था। डिनर के बाद पार्थवी ने वीर को प्रगति से हुई मुलाकात के बारे में पूछा। वीर ने प्रगति से जो बातचीत हुई वो सब पार्थवी को बता दी। पार्थवी ने कहा, मुझे पता था वो ना कहेगी, उसे थोड़ा समय देना पड़ेगा। वह एकदम से तैयार नहीं होगी क्योंकि वह बहुत सालों से अकेली है और उसने अपने आप को उस अकेलेपन में बंद कर दिया था। उसे उसमें से बाहर निकालने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी उसे अकेला मत छोड़ना। तुम मैसेज और कॉल के जरिए उसके साथ संपर्क में रहना। 1 मिनट के लिए भी उसकी सोच में से तुम निकलने नहीं चाहिए, तभी वह तुम्हें हाँ कहेगी। वीर ने मुस्कुराकर पार्थवी की तरफ देखा। अरे वाह, मेरी बहन तो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर इतनी समझदार हो, इतना तुम्हें पता चलता है, तो खुद के लिए समझदारी कहाँ चली गई है? तुम्हारे खुद के लिए तुम भी तो नहीं सोच रही हो ना। जो प्रगति कर रही है वही तुम भी कर रही हो। पार्थवी ने वीर की तरफ देखकर कहा, बहुत फर्क है वीर, तुम प्रगति से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। मुझसे कोई प्यार नहीं करता है और मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता है। अगर मैं किसी से शादी करती हूँ तो मुझे एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी और मेरा मन अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकता है। मैं एक उम्र में अब बंद हूँ। मेरी उम्र में जो मुझे चाहिए वह नहीं मिल सकता है, और अगर मिल गया तो? वीर ने पार्थवी की नज़रों में झांककर पूछा, जहां अब नमी नजर आ रही थी। पार्थवी, तो जरूर सोचूंगी, लेकिन उस इंसान से मेरी सोच मिलनी भी तो चाहिए। सब लड़की से तो समझदारी की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब खुद की बन आती है तो उनकी समझदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। शायद मुझे भी एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने मेरी तरह धोखा खाया हो, क्योंकि एक धोखा खाया हुआ इंसान ही दूसरे धोखा खाए हुए इंसान को अच्छी तरह से समझ सकता है। लेकिन ऐसा इंसान मिलना नामुमकिन है।
तो फिलहाल ये बात यहाँ पर ख़त्म करो और प्रगति के ऊपर ध्यान दो। रात को प्रगति को नींद नहीं आ रही थी, वह बार बार करवट बदल रही थी। उसके जहन में बस वीर की बातें गूंज रही थीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कितनी बेवकूफ़ थी जो उसे पता ही नहीं चला कि वीर उसे प्यार करता है। वह तो उसे बस अपना अच्छा दोस्त ही मानती थी, लेकिन अब वह उसे क्या जवाब दे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह वीर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वीर एक बहुत अच्छा इंसान था और उसके पास वीर को ना करने का कोई बहाना नहीं था। वह उठकर बाहर बालकनी में आ गई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अब उसे कुछ राहत महसूस हुई। उसने नीचे गार्डन में देखा तो उसका भाई गार्डन में बैठा हुआ था। उसने घड़ी देखी तो रात के 1 बज रहे थे। वैसे तो वह अपने भाई के साथ बहुत बातें शेयर करती थी, कुछ भी छुपाती नहीं थी, लेकिन उसे वीर की बात करना बहुत अजीब लग रहा था। वह सोच में उलझ गई। वह वीर की बात अपने भाई को बताए कि न बताए। अचानक आदित्य का ध्यान भी ऊपर बालकनी में गया। उसने देखा तो प्रगति बालकनी में खड़ी थी। उसे इस वक्त प्रगति का ऐसे जागना समझ नहीं आया। उसने हाथ से इशारा करके प्रगति को नीचे गार्डन में बुलाया। प्रगति आदित्य से मिलने के लिए नीचे चली गई। प्रगति नीचे आकर गार्डन में आदित्य की बाजू में बैठ गई। आदित्य ने प्रगति को कहा, इतनी रात गए तुम जाग रही हो, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? कल सुबह तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? प्रगति सोच में पड़ गई। अब क्या करूं? भाई को बताऊं कि नहीं बताऊं? कुछ सोचकर फिर उसने आदित्य से कहा, कुछ बताना चाहती हूँ आपको। आदित्य ने कहा, हाँ बताओ। आदित्य को भी लगा कि प्रगति परेशान है। प्रगति ने कहा, भाई मेरी कॉलेज में वीर नाम का एक मेरा दोस्त था, आपको याद है? आदित्य ने कहा, हाँ याद है, बहुत अच्छा लड़का था वह, फिर वह अमेरिका चला गया। प्रगति ने कहा, हाँ वह अमेरिका चला गया था, फिर आज अचानक भाई वह मुझसे मिलने आया। वह 4 साल के बाद वापस अमेरिका से इंडिया आया है। भाई वह कॉलेज में मुझसे प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसे लगता था कि वह हमारी बराबरी का नहीं है। वह जब तक हमारी बराबरी का कुछ बन जाता तब तक मेरी शादी हो गई। अब वह मुझसे शादी करना चाहता है। आदित्य ने गहरी सांस ली। क्या उसे तुम्हारे बारे में पता है? प्रगति ने कहा, हाँ भाई वह सब जानता है और उसके बावजूद भी वह मुझसे शादी करना चाहता है। वह कहता है कि उसे मेरे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह बस मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। आदित्य ने प्रगति की ओर देखा, और तुम क्या चाहती हो? प्रगति, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है भाई, मैंने आज तक किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। मैं कभी भी शादी करना चाहती ही नहीं थी। आपको तो पता है कि मैं अब किसी और से नहीं जुड़ सकती हूँ, और आपके साथ इतना बुरा होने के बाद तो मुझ में बिल्कुल भी दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब मैं वीर का क्या करूँ? आदित्य, अच्छा ये बताओ वीर कैसा लड़का है? प्रगति ने कहा, वह बहुत अच्छा है भाई, उसका नेचर भी, वह केयरिंग है बहुत। कॉलेज में भी मेरे सब दोस्तों में वह सबसे अच्छा था। आदित्य, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है उससे शादी करने में? प्रगति, भाई ये आप कह रहे हैं, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है, और उसने एकदम से शादी का पूछ लिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझे 2 दिन का समय दिया है। उसने मुझे कहा है अगर मैंने परसों तक जवाब नहीं दिया तो परसों वह आपको मिलने यहाँ हमारे घर आ जाएगा। वह कह रहा है वह सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए ही इंडिया वापस आया है। आदित्य ने प्रगति से कहा, तुम मेरा सोचकर उसे मत जवाब दो, मेरी बात ही कुछ और है। देखो तुम्हारी अरेंज मैरिज थी और ये शायद तुम्हारी नियति थी कि उसकी शादी के 3 महीने में ही डेथ हो गई। तुम्हें कोई बुरे अनुभव से गुजरना नहीं पड़ा है। तुम्हारी 3 महीने की शादीशुदा लाइफ अच्छी थी, जबकि मैं एक बहुत बुरे अनुभव से गुजरा हूँ। लव मैरिज करने के बावजूद भी मैंने एक गलत साथी को पसंद किया और गलत लड़की से प्यार किया, जिसका नतीजा मुझे भुगतना ही था। वीर एक बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हारे पास्ट को जानने के बाद भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, तुमसे शादी करना चाहता है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अकेले जिंदगी नहीं कटती है, अभी तुम्हारी उम्र ही नहीं है। अगर तुम्हें समझने वाला, प्यार करने वाला कोई अच्छा जीवन साथी मिलता है तो उससे शादी करने में क्या हर्ज है? तुम्हें इस मामले में पॉजिटिव सोचना चाहिए। फिर भी एक बार मैं वीर से और उसकी फैमिली से मिलना चाहूँगा। उसकी फैमिली में कौन कौन है? प्रगति ने कहा,
भैया, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गई। वीर की फैमिली में सिर्फ उसकी चाची और उसकी बेटी हैं, यानी कि वीर की बहन। और इत्तेफाक से वीर की बहन मेरे कॉलेज में, मेरे डिपार्टमेंट में मेरी हेड है पार्थवी। वीर जब छोटा था तब उसके मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद उसके चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आदित्य ने कहा, तो ठीक है, मैं कल पहले वीर के घर जाकर उसकी चाची और उसकी बहन से मिलना चाहूँगा, और मैं वीर से भी मिलना चाहता हूँ। एक बार अपने तरीके से बातचीत करना चाहता हूँ। तब तक तुम भी अपने हिसाब से सोच लो और देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा इस शादी के लिए, लेकिन वीर सही में अच्छा लड़का है तो तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बाकी का फैसला हम कल वीर और उसके घर वालों से मिलकर करेंगे। रात बहुत हो गई है, अब जाकर सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। कल हम दोनों को ही काम पर जाना है। दूसरे दिन सुबह प्रगति ने वीर को कॉल किया और उसे बताया कि उसका भाई उससे और उसकी फैमिली से मिलना चाहता है। वीर को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि प्रगति इतनी जल्दी एक स्टेप आगे बढ़ेगी और उसके बारे में पॉजिटिव सोचेगी। उसने तुरंत ही प्रगति को हाँ बोल दिया। प्रगति ने कहा कि उसके भाई शाम को 6 बजे उसके घर उससे मिलने आएंगे। वीर ने भी हाँ बोल दिया और फोन काट कर पार्थवी को बताने चला गया। वीर ने जाकर पार्थवी को प्रगति के कॉल के बारे में बताया। वो भी बहुत खुश हो गई। वह चाहती थी कि वीर अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए और उसे उसका प्यार मिल जाए। उसे प्रगति से इतनी जल्दी हाँ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अब प्रगति का रिस्पांस देखकर उसे खुशी हो रही थी। काम की वजह से वह ऑफिस से छुट्टी तो नहीं ले सकती थी, लेकिन आज उसने हाफ डे लेने का फैसला कर लिया। पार्थवी ने जाकर अपनी माँ को प्रगति के बारे में बताया। मधु जी भी प्रगति के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गईं। वह भी यही चाहती थी कि बस वीर का घर बस जाए। पार्थवी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कॉलेज किसी भी हालत में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं हाफ डे लीव लेकर 1 या 2 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी और फिर आकर उनके लिए नाश्ते की तैयारी करती हूँ। आप किसी भी तरह की चिंता मत करना। और थोड़ा बहुत काम मैं कविता को भी बोल देती हूँ, वह भी कर लेगी। कॉलेज में पार्थवी की मुलाकात प्रगति से हुई। काम ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन पार्थवी ने प्रगति से बस इतना ही कहा, तुम जो फैसला करोगी वह सही करोगी, लेकिन वीर को भी मैं बचपन से जानती हूँ और मेरा भाई बहुत ही अच्छा है और तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। पार्थवी की बातें सुनकर प्रगति ने सिर्फ मुस्कुराकर नजरें झुका दी। आदित्य शाम को 4 बजे ही घर वापस आ गया। उसने आकर अपनी माँ को वीर के बारे में बताया। आदित्य की माँ गंगा जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वीर प्रगति से शादी करना चाहता है। वह भी वीर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कॉलेज के समय में वीर का उसके घर पर काफ़ी आना जाना था और वीर का स्वभाव उन्हें भी बहुत पसंद था। गंगा जी ने आदित्य से कहा, वीर बहुत अच्छा लड़का है और मुझे नहीं लगता कि 4 सालों में उसमें कोई ज़्यादा बदलाव आया होगा। अगर हो सके तो ये रिश्ता पक्का ही कर देना। एक बार बस प्रगति की शादी हो जाए तो थोड़ी मुझे भी शांति हो जाए। उसे अकेला देखकर मेरा जी दुख जाता है। आदित्य ने अपनी माँ से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और मुझ पर भरोसा रखें। अगर वीर सच में प्रगति के लिए सही है तो ये शादी होकर ही रहेगी। पार्थवी के घर का डोरबेल बजा। पार्थवी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने आदित्य खड़ा था। पार्थवी आदित्य को देखकर हैरान रह गई। वहीं आदित्य भी पार्थवी को वहां देखकर हैरान रह गया। उसने पार्थवी से कहा, मैं प्रगति का भाई हूँ। पार्थवी ने आदित्य को अंदर आने के लिए कहा। उसने आदित्य को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं वीर की बहन हूँ। अब पार्थवी और आदित्य दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों के लिए प्रगति और वीर को लेकर आगे की एक राह और आसान हो गई थी। आदित्य को आधी राहत पार्थवी और उसकी माँ को देखकर ही हो गई थी। उसका बाकी का डाउट वीर से मिलकर ही क्लियर हो गया था। वह वीर को मिलकर बहुत खुश हो गया। वीर में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह वैसा ही था जैसे पहले था। वीर से बातें करने पर उसे ये साफ समझ आ गया था कि वीर प्रगति से बहुत प्यार करता है और उसे सच में प्रगति के पास्ट से कोई मतलब नहीं है। वीर से अच्छा जीवन साथी प्रगति को मिल ही नहीं सकता था, जो प्रगति के पास्ट को भूलकर उसके साथ शादी करना चाहता था और उसे एक नई जिंदगी देना चाहता था। आदित्य को मधु जी के ऊपर भी मान हुआ। उन्होंने वीर को उसके माँ बाप की डेथ के बाद बहुत अच्छे संस्कार और परवरिश दी थी, जिस वजह से वीर आज एक सुलझा हुआ और बेहतर इंसान था।
अब उसे वीर और प्रगति की शादी से कोई ऐतराज नहीं था। आदित्य वीर और प्रगति की शादी पक्की करके घर आ गया। प्रगति और उसकी माँ गंगा जी कब से आदित्य का इंतजार ही कर रहे थे। आदित्य ने आकर प्रगति के सर पर हाथ रखा और कहा कि वीर से अच्छा जीवन साथी तुझे कहीं नहीं मिल सकता है। वह एक बहुत ही सुलझा हुआ और बेहतरीन इंसान है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी पक्की करके आया हूँ। आज से 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई और उसके 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। प्रगति को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने हाँ कर दी, क्योंकि उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। उसका भाई उसके लिए जो भी करेगा वह सही ही करेगा, और उसे वीर पर भी भरोसा होने लगा था। उसे इतना तो पक्का यकीन था कि वीर उसे कभी धोखा नहीं देगा। उसने भी आदित्य को हाँ कर दी, क्योंकि वीर से मिलने के बाद उसकी भी सोच बदल गई थी। आज तक वो किसी से भी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वह वीर से मिलकर आई थी, उसका शादी को लेकर नजरिया वीर ने बदल दिया था, और अब वह खुद भी वीर से शादी करना चाहती थी। वीर और प्रगति की शादी तय हो गई। वीर की तरफ से गिने चुने 20 लोग थे, जिसमें पार्थवी की दोस्त रेशमा और वीर का पूरा फ्रेंड सर्कल था। और आदित्य प्रगति की शादी में ज़्यादा लोग नहीं चाहता था। वह चाहता था कि एक सिंपल फंक्शन में ही प्रगति की शादी हो, इसलिए उसने भी अपने स्टाफ और कुछ गिने चुने लोगों को 20 लोगों को बुलाया था। एक छोटे से फंक्शन में ही दोनों की शादी करना तय हुआ। सगाई के 2 दिन बाद ही सिंपल तरीके से शादी का मुहूर्त निकाला गया। आदित्य ने एक रिसोर्ट में ही सगाई और शादी का फंक्शन दोनों ही रखा था, ताकि वीर की फैमिली को भी कोई दिक्कत ना हो और शादी की तैयारियां भी साथ साथ हों। पार्थवी को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उसे भी पता था कि कॉलेज से उसे बहुत कम दिनों की छुट्टी मिलेंगी और उसे इस कम समय में ही सब मैनेज करना है। उसे अपनी माँ की हालत भी पता थी। वो उनकी तबीयत के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। प्रगति के लिए तो ये सब जैसे एक सपने जैसा था। सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा था जैसे वो कोई नई दुनिया में जाने वाली है। पार्थवी को बड़ी मुश्किल से 6 दिन की छुट्टी कॉलेज से मिल पाई थी, वह भी सगाई वाले दिन से लेकर शादी के दूसरे दिन तक। प्रगति को भी एक वार्निंग के साथ छुट्टी मिली थी। शादी तय हो जाने पर प्रगति ने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया था और उसने जॉब छोड़ने की नोटिस भी दे दी थी। सगाई वाले दिन पार्थवी ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। रेशमा ने बड़ी जिद करके उसे ये साड़ी पहनाई थी। वैसे तो पार्थवी 35 साल की उम्र में भी खूबसूरत दिखती थी और उसने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ था, लेकिन उसने गहरे कलर पहनना छोड़ दिए थे। वह सिर्फ लाइट कलर ही पहनती थी, ताकि वह लोगों की नज़रों में ना आए। पर्पल कलर में पार्थवी का रूप निखर आया था। गिने चुने जो कोई भी मेहमान आए थे, उन सबकी नज़र पार्थवी के ऊपर जाकर ठहर जाती थी। एक तरफ पार्थवी की माँ मधु जी प्रगति की माँ गंगा जी के साथ में बैठी थी। पार्थवी को बार बार अपनी माँ का ध्यान रखने की आदत थी, इसलिए वह फंक्शन के बीच बीच में आकर अपनी माँ गंगा जी के हालचाल पूछ लेती थी और उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं वह देख लेती थी। आदित्य का ध्यान ना चाहते हुए भी पार्थवी की तरफ जा रहा था। उसने मोना के जाने के बाद से अपने दिल के दरवाजे किसी भी लड़की के लिए बंद कर दिए थे। वह किसी भी लड़की की तरफ ध्यान नहीं देता था। मोना से डिवोर्स हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन इन 10 सालों में कोई भी लड़की आदित्य का मन नहीं बदल पाई थी। लेकिन पता नहीं क्यों पार्थवी पहले दिन से ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ गंगा जी पार्थवी के स्वभाव से बेहद खुश थीं। उन्होंने पार्थवी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी थी, जो अपनी माँ का इतना ध्यान रखती थी और अपनी माँ के साथ साथ उनका भी इतना ध्यान रखती थी। हर थोड़े समय पर आकर खाने पीने के लिए पूछ जाना, उनको देख जाना, इतना ध्यान प्रगति और आदित्य ने भी कभी उनका नहीं रखा था। सगाई के दूसरे दिन ही हल्दी और शाम को संगीत का फंक्शन था। वीर और प्रगति के सब दोस्त उन दोनों की शादी से बेहद खुश थे। वह सब भी वीर के अचानक ऐसे अमेरिका चले जाने से और प्रगति के विधवा हो जाने के बाद सबसे कट जाने से बेहद दुखी थे। उन दोनों की शादी तय होने से उन्हें अपने पुराने दोस्त जैसे वापस मिल गए थे। आदित्य और गंगा जी दोनों ही अलग अलग वजह से पार्थवी की तरफ आकर्षित हो रहे थे। पार्थवी ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से अकेले ही मैनेज किया था। इतने सारे फंक्शन के बीच में भी वह 1 मिनट भी अपनी माँ का ध्यान रखना नहीं चूकी थी, और साथ में उसने गंगा जी का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा था। शादी फिक्स होते ही प्रगति ने अपनी कॉलेज में जॉब छोड़ने के लिए एप्लीकेशन दे दी।
कॉलेज के नियम के अनुसार महीने पहले ही नोटिस देनी पड़ती है, इसलिए प्रगति को कैसे भी करके 1 महीना अपनी जॉब पूरी करनी थी, इसलिए वह हनीमून पर नहीं जा पाए थे। इस वजह से उसे काफ़ी समय पार्थवी के साथ बिताने का मौका मिला था। पार्थवी के साथ रहते रहते उसे इतना जरूर पता चल गया था कि पार्थवी भले ऊपर से अपने आप को मजबूत दिखाती है, पर वो अंदर से बहुत टूटी हुई है। वीर के बहुत कम समय यहाँ रहने की वजह से उसका बार बार आदित्य के घर आना जाना लगा ही रहता था, और कुछ नहीं होता था तो आदित्य और उसकी माँ पार्थवी के घर आ जाते थे। इसी दौरान आदित्य और पार्थवी को और नज़दीक से जानने का मौका मिला था। उसे इतना पता चल गया था कि पार्थवी उससे कुछ साल ही छोटी है और उसने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन वह अभी पार्थवी की शादी ना करने की असली वजह नहीं जानता था। इतने सालों में उसे पार्थवी बाकी सभी लड़कियों से बहुत अलग लगी थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वो पार्थवी को लेकर इतना क्यों सोच रहा है। वक्त धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। वीर और प्रगति की शादी को 1 महीना हो गया था। प्रगति ने अब कॉलेज की जॉब छोड़ दी थी, साथ में वीर के अमेरिका वापस लौटने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। प्रगति को अभी अमेरिका जाने में 8 महीने लगे ऐसा था। वीर ने प्रगति को वहां ले जाने की सारी प्रोसीजर तो शुरू कर दी थी, पर उसमें और समय लगने वाला था। वक्त धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। वीर और प्रगति की शादी को 1 महीना हो गया था। प्रगति ने अब कॉलेज की जॉब छोड़ दी थी, साथ में वीर के अमेरिका वापस लौटने की तैयारी शुरू हो गई थी। प्रगति को अभी अमेरिका जाने में 8 महीने लगे ऐसा था। वीर ने प्रगति को वहां ले जाने की सारी प्रोसीजर तो शुरू कर दी थी, पर उसमें और समय लगने वाला था। वीर और प्रगति की वजह से पार्थवी और आदित्य की काफ़ी बार मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वह मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात ही रहती थी। क्यों ना तो आदित्य एकदम आगे बढ़ पाया था और ना ही पार्थवी उस दिशा में सोच रही थी। उसने तो वैसे भी शादी के लिए सोचना कब का बंद कर दिया था। आदित्य की माँ गंगा जी जरूर चाहती थी कि आदित्य अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर पार्थवी के बारे में एक बार सोचे, क्योंकि उन्हें पार्थवी बाकी लड़कियों से अलग और अच्छी लगी थी, लेकिन वह आदित्य से पार्थवी के बारे में कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। प्रगति की शादी हो जाने से गंगा जी की तबीयत में एकदम से सुधार आ गया था। वह हमेशा बीमार और निराश रहती थी, अब वह धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। व्हीलचेयर छोड़कर वह अपने पैरों पर खुद से खड़ी होने लगी थी। आदित्य भी गंगा जी की तबीयत में आए सुधार से खुश था। पार्थवी के साथ रहते रहते प्रगति ने इतना जरूर देखा था कि पार्थवी ने अपने आप को एक रूटीन में कैद करके रखा हुआ है, जो सुबह उठकर माँ से शुरू होकर कॉलेज जाने से लेकर माँ की देखभाल पर रात को माँ के साथ ही खत्म होता था। वो उसके इस अकेलेपन का कारण तो नहीं जानती थी, पर उसके अकेलेपन को महसूस जरूर कर सकती थी, क्योंकि इस अकेलेपन के दर्द से वह खुद भी गुजर चुकी है। वो पार्थवी के दर्द को भी महसूस कर रही थी। चेहरे पर मुस्कान होते हुए भी आंखों में छुपी उदासी को प्रगति देख सकती थी। वह पार्थवी के बारे में कुछ जानती नहीं थी और उसमें पार्थवी को पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने वीर से ही पार्थवी के बारे में जानने का निश्चय कर लिया। एक दिन उसने मौका पाकर वीर से पार्थवी के बारे में पूछ लिया। वीर को भी लगा कि प्रगति अब उसके परिवार का हिस्सा है, तो उसे पार्थवी के बारे में जानने का पूरा हक है। वो उसके अकेलेपन के दर्द को समझेगी, क्योंकि कभी उस दर्द से वो भी गुजर चुकी है। प्रगति ने वीर से कहा, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहती हूँ। तुमने और पार्थवी दी ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं इस अकेलेपन से कभी भी बाहर ही नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि पार्थवी दी इस अकेलेपन से बाहर आए। मुझे पता है कि मैं पहले कितनी बड़ी गलती कर रही थी। अब जब मैं तुम्हारे से जुड़ी हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच भी कितनी गलत थी। मैं चाहती हूँ पार्थवी दी भी इस गलती को सुधारे। वीर थोड़ी देर एकदम चुप रहा, फिर उसने पार्थवी के बारे में बताना शुरू किया। साहिल हमारा पड़ोसी था। पार्थवी और साहिल बचपन के दोस्त थे। दोनों स्कूल में ही एक ही क्लास में पढ़ते थे, कॉलेज में भी साथ में पढ़ते थे। साहिल का पता नहीं, लेकिन पार्थवी साहिल को बहुत प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। साहिल की माँ की बचपन में ही मौत हो गई थी। उसके पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी और वो उसके पापा अकेले ही रहते थे। इस वजह से चाची को भी साहिल से सहानुभूति थी। अक्सर साहिल हमारे घर पर ही रहता था और चाची उसे कुछ न कुछ बनाकर खिलाती पिलाती रहती थी। चाची उसका अपने बच्चे के जैसे ही ख्याल रखती थी।
कॉलेज खत्म होने के बाद साहिल के पापा हार्ट अटैक से मौत हो गई। साहिल एकदम से अकेला हो गया। उसने आगे पढ़ना छोड़ दिया। इधर पार्थवी ने आगे पढ़ाई जारी रखी थी। वो कॉलेज में प्रोफेसर बनने की एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन साहिल कुछ नहीं कर रहा था। वह बस इधर उधर घूमता रहता था। अचानक से उसके दिमाग में अमेरिका जाने का भूत चढ़ा, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ऐसी नहीं थी कि वह अमेरिका जा सके, और न ही ऐसी कोई डिग्री उसके पास थी। फिर भी पार्थवी ने उसे दिलासा दिया और हर तरह से मदद करने की हिम्मत दी। पार्थवी ने साहिल को अमेरिका में आगे पढ़ने जाने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन साहिल वो एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाया। अमेरिका जाने का पागलपन उसके दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि वह कैसे भी करके अमेरिका जाना चाहता था। कुछ सालों में पार्थवी प्रोफेसर भी बन गई और कॉलेज में जॉब भी करने लगी थी। साहिल का पागलपन पूरा करने के लिए पार्थवी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसके चाचा की अच्छी खासी रकम और अपनी सेविंग सब साहिल को अमेरिका भेजने के लिए खर्च कर दी। साहिल ने पार्थवी के प्यार की परवाह किए बगैर अमेरिका जाने के लिए वहां की किसी लड़की से शादी कर ली। हमारे लिए और पार्थवी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन साहिल ने उसे दिलासा दिया कि उसने सिर्फ यहाँ जाने के लिए शादी की है। जैसे ही वो वहाँ सेटल हो जाएगा, वह उस लड़की को डिवोर्स दे देगा। साहिल के प्यार में पागल पार्थवी उसकी बातों पर यकीन करती रही। धीरे धीरे साहिल ने बिल्कुल ही कांटेक्ट तोड़ दिया। जिस एड्रेस पर वो रहता था, उसने वह घर और शहर भी छोड़ दिया। पार्थवी अभी भी साहिल की झूठी उम्मीद में जी रही थी। उसी दौरान अचानक मेरा भी अमेरिका जाना तय हो गया। मैंने भी अमेरिका जाकर अपने तरीके से साहिल की खोज खबर शुरू की। थोड़े समय में मुझे पता चल गया कि साहिल ने अमेरिका जाने के लिए जिस लड़की से शादी की थी, उसे तो उसने साल भर में ही डिवोर्स दे दिया था। उसके बाद तो उसने अपने ऑफिस में उसके साथ जॉब कर रही किसी लड़की के साथ शादी की थी और उसकी एक बेटी भी है। पार्थवी यकीन ही नहीं कर पा रही थी। साहिल ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था, उसके साथ प्यार का सिर्फ खेल खेला था। उसने अपना सब कुछ साहिल के पीछे लुटा दिया। साहिल को अमेरिका भेजने के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया और साहिल ने वहां जाकर उसे लात मार दी। वह वहां पर सेटल हो गया, एक अच्छी लाइफ जीने लगा, शादी कर ली। उसे पार्थवी से कोई मतलब नहीं था। जब मैं साहिल से मिलने गया तो उसने मेरा बहुत अपमान किया और पार्थवी के बारे में भी बहुत गलत बोला। कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था और न ही कभी देखा था। साहिल के धोखे ने पार्थवी को तोड़ दिया। इस धोखे के बाद से उसे प्यार पर से विश्वास ही नहीं रहा। उसने शादी न करने का फैसला लिया। अब वह किसी पर भरोसा ही नहीं करती है। साहिल से धोखा खाने के बाद वह बस अपने अकेलेपन के साथ ही जी रही है। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी जॉब और चाची है। चाची को पार्थवी की बहुत चिंता होती है। वो सोचती हैं उनके जाने के बाद वह अकेली कैसे जिएगी, लेकिन पार्थवी कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे शादी करनी ही नहीं है और अब तो उसकी उम्र भी हो गई है, 35 की हो गई है वह। प्रगति ने वीर से कहा, 35 की हुई है, 50 की नहीं हुई वो। 35 कोई उम्र नहीं है रुक जाने की। 35 में भी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अब तो कितने लोग जो करियर ओरिएंटेड होते हैं वह 30 के बाद ही शादी करते हैं। तुमने ऐसे कैसे हार मान ली और पार्थवी दी को ऐसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया? पता है मेरे भाई का भी सेम ऐसा ही हुआ है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उन्हें अपनी शादीशुदा लाइफ में धोखा मिला। उन्होंने मोना से बहुत प्यार किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी भाई से प्यार नहीं किया था। उसने सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। उसने भी भाई को धोखा दिया और उसके बाद भाई टूट गए। भाई भी अब शादी करना नहीं चाहते हैं। एक समय मैं भी ऐसे ही थी, मैं भी टूट गई थी, लेकिन अब मुझे ज़िंदगी का असली मतलब समझ आ रहा है। जो गलती मैंने की थी वह गलती मैं अपनों को नहीं करने दे सकती। तुम अपनी तरफ से कोशिश करके देख लो, लेकिन मुझे पता है कि पार्थवी कभी नहीं मानेगी, और अगर वह तुम्हारी बात मानती है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। वीर ने निराश आवाज में प्रगति से कहा। प्रगति ने वीर से कहा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया भी है और मैंने कुछ अलग सोचा भी है, लेकिन वह मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग हनीमून पर तो कहीं गए नहीं हैं, तो क्यों ना हम हनीमून के बहाने एक फैमिली ट्रिप कर लेते हैं, मेरे भाई और माँ, और यहाँ से पार्थवी दी और चाची, हम सबको लेकर 3-4 दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं। प्रगति और वीर दोनों अपनी फैमिली को लेकर 4 दिन के लिए पंचगनी गए। वीर बस 15 दिन में अमेरिका वापस लौटने वाला था और उसके कुछ महीनों में प्रगति भी अमेरिका चली जाने वाली थी। दोनों चाहते थे कि थोड़ा जो समय बचा है वह अपनी फैमिली के साथ बिताएं।
वीर से शादी करने के बाद प्रगति को एक साथी की अहमियत समझ आ गई थी, क्योंकि शादी के सिर्फ 3 महीने में ही उसके पति की डेथ हो गई थी। जब तक वो दोनों एक दूसरे को समझ पाते, उससे पहले ही प्रगति अकेली हो गई थी। उसे अब ये एहसास हो रहा था कि आज तक वो कितना गलत सोचती थी। उसने अपने पति की मौत के बाद अपने आप को एक दायरे में बंद कर लिया था। उस समय शायद वह कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। शादी के सिर्फ 3 ही महीने में मिले इतने बड़े झटके और अपने भाई की इतनी बुरी असफल शादीशुदा जिंदगी को देखकर वह अंदर से टूट गई थी। अगर वीर उसकी जिंदगी में वापस नहीं आता तो शायद वो जिंदगी जीना ही भूल गई थी। अब जब वह पार्थवी और आदित्य को अकेला देख रही थी, तब उसे समझ आ रहा था कि वह दोनों भी किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। दोनों ही धोखे के शिकार हुए थे। आज तक तो उसने अपने भाई के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि वह खुद कभी अपने दुख से बाहर ही नहीं आ पाई थी। लेकिन अब जब उसे सही मायने में सब समझ आने लगा था, तो वह चाहती थी कि पार्थवी और आदित्य जीवन साथी बने, एक दूसरे का सहारा बने। दोनों ही अपने आप में अकेले अधूरे थे। अगर वह दोनों मिल जाएं तो पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि 2 टूटे हुए इंसान ही एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। और यहाँ पर पार्थवी और आदित्य दोनों ही टूटे हुए थे। बहुत ही सुंदर जगह पर रिजॉर्ट बना हुआ था, जहाँ के सामने दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ दिखती थीं। फरवरी का महीना होने की वजह से मौसम भी ठंडा था। गंगा जी और मधु जी को एक दूसरे की अच्छी कंपनी मिल गई थी। वह दोनों बैठकर अपने जमाने की बातें किया करते थे। वीर और प्रगति अपने हिसाब से घूमते फिरते थे। पार्थ भी तो बुक पढ़ती रहती थी, या फिर गंगा जी और मधु जी की बातें सुनती थी, या तो फिर वह इस रिजॉर्ट के आजू बाजू वॉक करने आती थी। आदित्य तो एक्सरसाइज और स्विमिंग करता ही था। वह रिजॉर्ट में बने जिम में ज़्यादातर समय व्यतीत करता था, या फिर स्विमिंग करता था, या बाकी के समय में वह भी वॉक पर चला जाता था। अभी तक प्रगति ने वीर को अपने इरादे बताए नहीं थे। वह मौका देकर वीर को बताना चाहती थी। यहाँ पंचगिनी रिजॉर्ट में आए हुए उनको 2 दिन हो गए थे। अब प्रगति को भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, और 2 ही दिन में उसे आदित्य और पार्थवी को शादी के लिए राजी करना था। प्रगति ने रात को मौका देकर वीर से पार्थवी और आदित्य की शादी की बात की। प्रगति की बात सुनकर वीर बेड पर उछल पड़ा। नो, इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारे भाई का नहीं पता, लेकिन पार्थवी कभी नहीं मानेगी। और उसे भनक भी लग गई ना कि हम इस इरादे से यहाँ पर उसे लेकर आए हैं, तो वह बहुत नाराज हो जाएगी मुझसे। प्रगति ने वीर से कहा, देखो तुम शांति से सोचो, अभी तक भाई को भी नहीं पता है कुछ भी। ये बस मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। मैंने माँ और चाची को भी नहीं बताया है, लेकिन हम चाहे तो ये कर सकते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरी माँ पार्थवी को पसंद करती हैं। भाई को भी मैंने चुपके चुपके कितनी बार पार्थवी को देखते हुए देखा है, लेकिन फिर वह अपनी नज़र बदल देता है। प्रगति ने वीर से कहा, देखो तुम समझने की कोशिश करो, आज तक यही गलती मैं कर रही थी, जबकि मेरा कोई बुरा अनुभव भी शादी को प्यार को लेकर नहीं था। मैं बस शादी के 3 महीने में विधवा हो गई थी। लेकिन यहाँ पर तो पार्थवी दी और भाई दोनों बुरे अनुभवों से गुजरे हैं। दोनों को ही प्यार में धोखा मिला है। भाई ने तो शादी भी की और उन्हें धोखा मिला। सोचो, किसी ऐसे इंसान के लिए अपने आप को अकेला कर देना कहाँ तक सही है, जो इंसान ने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं और तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक बनाकर वो तुम्हें लात मारकर अकेला छोड़कर चला गया। क्या ऐसे इंसान के पीछे पूरी जिंदगी अकेले रहना सही है? किसी और के धोखे की सजा अपने आप को देना कहाँ तक सही है? ये दोनों यही कर रहे हैं। ये दोनों ही बेगुनाह होते हुए किसी और के गुनाह की सजा अपने आप को दे रहे हैं। आज तक मैं शायद स्वार्थी हो गई थी, या फिर मैं अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि मैं अपने भाई के दुख को समझ ही नहीं पाई। मैंने कभी भी उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब मुझे उनका दुख समझ में आ रहा है। तुम्हारे साथ जब मैंने नई जिंदगी शुरू की है, तब मुझे एहसास हो रहा है उनको भी नई जिंदगी शुरू करने का पूरा हक है। वीर ने प्रगति से कहा, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन देख लो तुम अपने हिसाब से क्या कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कहोगी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। वीर के जवाब से प्रगति के चेहरे पर भी सुकून आ गया। उसे बस कल का इंतजार था। प्रगति ने जो सोचा था वह मुश्किल जरूर था, पर इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब तक आदित्य और पार्थवी भी एक दूसरे के स्वभाव से थोड़े थोड़े परिचित हो चुके थे, और उन दोनों में बहुत ही बनती नहीं थी, तो कुछ बिगड़ा भी नहीं था। वह दोनों औपचारिक बातें तो कर ही लेते थे। उन दोनों की पसंद भी काफ़ी हद तक मिलती थी। वह बस दोनों थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर रहते थे।
प्रगति ने रात में ही सोच लिया था कि वह सुबह ही अपने भाई का मन टटोलने की कोशिश करेगी और उसके बाद खुद जाकर पार्थवी से बात करेगी। सुबह प्रगति की आंख थोड़ी देर से खुली। वह उठकर बाहर आई तो उसने अपनी माँ और चाची दोनों को बैठकर गप्पे लड़ाते हुए देखा। उसने सब तरफ देखा लेकिन उसे उसका भाई और पार्थवी दोनों ही नजर नहीं आए। वह सब जगह उन्हें ढूंढ कर आ गई लेकिन वह दोनों कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वह वापस बाहर आई और अपनी माँ के पास बैठकर उन दोनों का इंतजार करने लगी। तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा तो उसका भाई और पार्थवी दोनों साथ साथ बातें करते हुए हंसते हंसते बाहर से अंदर रिजॉर्ट में उनके पास आ रहे थे। वीर के लिए भी ये नज़ारा किसी झटके से कम नहीं था। वह भी हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। पार्थवी और आदित्य को इस तरह से एक दूसरे के साथ हंसते हंसते बात करते हुए आते देखकर वीर और प्रगति दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह दोनों एक दूसरे के साथ बातें भी करेंगे और वह भी इस तरह से हंसते हंसते आएंगे। प्रगति तो ना जाने रात से कितनी प्लानिंग कर रही थी अपने भाई से बात करने के बारे में, लेकिन सुबह तो पूरा नज़ारा ही बदल गया था। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हो गए थे। वीर ने इशारों से ही प्रगति को कुछ भी बोलने से या पूछने से मना किया था, इसलिए प्रगति ने उन दोनों को लेकर कोई बात नहीं छेड़ी। उन दोनों के साथ नॉर्मली बात करती रही। ब्रेकफास्ट के बाद जब सब गार्डन में बैठकर बात कर रहे थे तब पार्थवी ने उनको बताया कि यहाँ पर नज़दीक में ही एक फॉल है। दोनों ही अलग अलग जगह से उस फॉल तक पहुँचे थे। वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था, 2-4 लोगों को छोड़कर वहाँ पर कोई भीड़ भी नहीं थी। पार्थवी ने वीर से कहा कि मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठना चाहती थी लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मैंने मिस्टर आदित्य से रिक्वेस्ट की वहाँ बैठने की। वो मान गए। बातचीत में इतना समय चला गया कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कितने बज गए हैं। प्रगति इस बात से खुश हुई कि दोनों के बीच में बातचीत तो हुई, क्योंकि अभी तक इतने समय से दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे, सिर्फ औपचारिक मुलाकात होती थी। लेकिन न प्रगति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई से बात करे कि नहीं करे। फिर वीर ने प्रगति से आदित्य से बात करने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब इन दोनों पर छोड़ दो, जो होता है वह देखो। हो सकता है जो बातचीत शुरू हुई है वो हमारे कहने से वापस से बंद हो जाए और जो थोड़ी बहुत ही उम्मीद है वह भी टूट जाए। प्रगति को भी वीर की बात सही लगी। उसने भी फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। 4 दिन बाद सब वापस अपने अपने घर लौट आए और रूटीन में बिजी हो गए। वीर जाने की तैयारियों में लग गया और साथ ही प्रगति को वहां बुलाने की प्रोसीजर में भी उलझ गया। इस 4 दिन की छुट्टी में इतना फ़ायदा हुआ कि आदित्य और पार्थवी के बीच अच्छी सी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज किए और दोनों एक दूसरे से सहज बातचीत भी करने लगे। थोड़े समय में वीर वापस अमेरिका चला गया। पार्थवी, आदित्य सब अपने रूटीन में आ गए। प्रगति ने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी, इसलिए वह थोड़े दिन पार्थवी के साथ रहती थी और थोड़े दिन अपने भाई और माँ के साथ। इस वजह से अक्सर आदित्य और पार्थवी की मुलाकात हो जाती थी। प्रगति चाहकर भी अपने भाई से पार्थवी के बारे में बात नहीं कर पाई थी। उसने सब वक्त पर छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन इसका फायदा इतना जरूर हुआ था कि अब प्रगति भी जब पार्थवी के साथ शॉपिंग, मूवी, लंच या डिनर पर जाती, आदित्य भी कई बार उनके साथ चला जाता था। आदित्य को पार्थवी की कंपनी अच्छी लगती थी। प्रगति अपने भाई के घर रहने आई थी। जब आदित्य के फोन पर आधी रात को कॉल आया, पार्थवी की माँ एकदम बेहोश हो गई थी। आधी रात को उसे कुछ समझ ही नहीं आया किसे बुलाएं। उसने एम्बुलेंस पहले ही बुला ली थी और हॉस्पिटल पहुंचने ही वाली थी। फिर उसे आदित्य का ख्याल आया। पार्थवी जब अपनी मां को लेकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंची, तब तक आदित्य भी प्रगति के साथ वहां पहुंच चुका था। हॉस्पिटल में पहुंचते ही हॉस्पिटल वालों ने बताया कि पार्थवी की मां मधु जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनको हार्ट अटैक आया और अब उनका देहांत हो चुका है। पार्थवी के लिए ये सदमा इतना गहरा था कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाई और बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तब वो अपने घर में थी और उसकी मां की अंतिम विदाई की तैयारी चल रही थी। आदित्य और प्रगति ने सब कुछ संभाल लिया था। वीर थोड़े समय पहले ही गया था, इसलिए वो वापस आ सके ऐसा नहीं था। पार्थवी को तो कोई होश ही नहीं था। वो बस यंत्रवत जो आदित्य प्रगति उसे कह रहे थे वो कर रही थी। पार्थवी के लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। माँ के जाने से उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। पार्थवी ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी। उसे कुछ होश ही नहीं था। जब वो घर पर वापस आई तब उसे होश आया।
पूरे खाली घर में अब वो अकेली थी, अपनी माँ के बगैर। इतने सालों का उसकी माँ का साथ पल भर में छूट गया था। पार्थवी के लिए ये सदमा बर्दाश्त के बाहर था। वह धीरे धीरे अंदर अंदर घुटती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन पार्थवी ने एक चुप्पी साध ली थी। उसके पापा की मौत पर और साहिल के धोखे पर वो इतना नहीं टूटी थी जितनी वो अपनी माँ की मौत से टूट गई थी। प्रगति का भी अमेरिका से वीजा आ गया था। वह ऐसे पार्थवी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। उसे भी वीर के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। वह अमेरिका वीर के पास चली गई। उसे पार्थवी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। पार्थवी यंत्रवत जी रही थी। आदित्य हर एक दिन छोड़कर पार्थवी से मिलने आता था। वैसे तो वह हर रोज आना चाहता था, पर पार्थवी के लिए कोई गलत ना समझ ले, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करता था। आदित्य को पार्थवी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हंसती मुस्कुराती पार्थवी एकदम से जिंदा लाश बन गई थी। आदित्य को पार्थवी से प्यार हो गया था, पर वो अपने पहले बुरे अनुभव की वजह से अपनी फीलिंग्स को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। प्रगति अमेरिका चली गई थी। वीर ने पार्थवी को भी अमेरिका जाने के लिए कहा, लेकिन पार्थवी अपना घर, अपना शहर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। आदित्य पार्थवी के लिए परेशान रहने लगा। अक्सर वो देर रात तक गार्डन में बैठकर सोचता रहता था। गंगा जी आदित्य की परेशानी देख रही थीं और समझ भी रही थीं, लेकिन वो चाहती थीं कि आदित्य खुद आगे बढ़े। शाम को आदित्य ऑफिस से लौटते वक्त पार्थवी से मिलने उसके घर गया। काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी पार्थवी ने दरवाजा नहीं खोला। आदित्य ने उसके मोबाइल पर बहुत बार रिंग दी, लेकिन उसने कॉल भी नहीं उठाया। आदित्य ने उसकी फ्रेंड रेशमा को कॉल किया। उसने बताया कि आज पार्थवी कॉलेज भी नहीं आई थी। आदित्य का दिल किसी अनजान आशंका से धड़क उठा। उसने पार्थवी के घर का दरवाजा तोड़ दिया। पार्थवी अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। आदित्य तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले गया। वायरल फीवर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। पार्थवी जब होश में आई तब उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। रेशमा उसके सिरहाने ही बैठी हुई थी। जैसे ही उसने पार्थवी को होश में आया देखा, वो उसके गले लग गई। पता है कितना डर गए थे हम। तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थी। 2 दिन बाद आज तुम होश में आई हो। अगर उस दिन आदित्य जी तुम्हारे घर नहीं आते और तुम्हें यहाँ नहीं लाते तो तुम कोमा में चली गई होती। तुम्हारा बीपी एकदम से लो था। पता है यहाँ तुम्हारे साथ आदित्य जी रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी देखभाल की है। पिछले 2 दिनों से उन्होंने न ठीक से खाना खाया है और न ही सोए हैं। रेशमा की बातें पार्थवी बड़ी हैरानी से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसके लिए इतना किया था। उसे उस दिन क्या हुआ था कुछ याद ही नहीं था। तभी आदित्य डॉक्टर के साथ अंदर आया। पार्थवी को डिस्चार्ज तो मिल गया था, पर वो बेहद कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ने पूरे 1 हफ्ते तक पार्थवी को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला था। साथ में खान पान का भी ध्यान रखने के लिए कहा था। पिछले 6 महीने से जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी, पार्थवी ने अपने शरीर पर, खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया था। वह बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक रूटीन में ही जी रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ था कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई थी और कमजोरी आ गई थी। उसका बीपी काफ़ी समय से लो रहने लगा था, जिस वजह से अभी उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ी थी। पार्थवी आदित्य को देख रही थी, लेकिन आदित्य बिल्कुल भी पार्थवी की तरफ देख भी नहीं रहा था और उसके साथ बोल भी नहीं रहा था। रेशमा ने पहले ही पार्थवी का सामान पैक कर दिया था। आदित्य ने पार्थवी को गोद में उठा लिया और रेशमा को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। पार्थवी अचानक से आदित्य को उसकी गोद में उठाने से हैरान रह गई। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन आदित्य को किसी की परवाह नहीं थी। आदित्य ने संभालकर पार्थवी को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया। वो खुद ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। रेशमा दूसरी तरफ से पार्थवी की बाजू में जाकर बैठ गई। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ने लग गई। कमजोरी की वजह से पार्थवी तुरंत सो गई। गाड़ी के रुकने के साथ पार्थवी की आंख भी खुल गई। उसने देखा तो गाड़ी आदित्य के घर के बाहर रुकी थी। आदित्य ने पार्थवी की तरफ का दरवाजा खोला और वापस पार्थवी को अपनी गोद में उठा लिया। अब पार्थवी को बड़ी शर्म आने लगी, क्योंकि सामने ही आदित्य की माँ और रमा मौसी खड़े थे और उनकी आजू बाजू दूसरे नौकर चाकर खड़े थे। पार्थवी ने धीरे से आदित्य को नीचे उतारने के लिए कहा, लेकिन आदित्य ने अनसुना कर दिया। पार्थवी ने 2 बार आदित्य से नीचे उतारने के लिए कहा, लेकिन आदित्य ने दोनों बार अनसुना कर दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पार्थवी ने कोई उपाय न जानकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। आदित्य ने पार्थवी को अंदर लाकर सोफे पर बिठाया और उसकी बाजू में बैठ गया।
पार्थवी को आदित्य के बिहेवियर से बहुत हैरानी हो रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य उसे उसके घर ले जाने की जगह अपने घर क्यों लेकर आया है। तभी गंगा जी ने आदित्य से पूछा, शादी की सब तैयारी हो गई है ना? आदित्य ने कहा, सब तैयारी हो गई हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले 11 बजे तक आ जाएंगे। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे और मैं मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर भर दूंगा। पार्थवी अबाक सी बस आदित्य की बातें सुन रही थी। अचानक गंगा जी ने पार्थवी से पूछ लिया, तुम 1 घंटा बैठ पाओगी ना बेटा? बस एक बार शादी हो जाए फिर आराम ही करना। फिर उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा जैसे ही पार्थवी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तुम उसे एक लंबी छुट्टी पर ले जाना। वो क्या कहते हैं, हनीमून पर ले जाना। अब चौंकने की बारी पार्थवी की थी। उसने सवालिया नजरों से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने एक मुस्कुराहट के साथ पार्थवी की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ माँ, आपकी बहू कल 1 घंटा शादी होने तक बैठ जाएगी और जब ये ठीक हो जाएगी तब मैं इसे लंबे हनीमून पर ले जाऊंगा। आदित्य अब भी पार्थवी की आंखों में ही देख रहा था। आदित्य की बातें सुनकर पार्थवी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने शर्माकर अपनी आंखें झुका लीं। दोनों ने एक दूसरे को बिना कहे ही अपने प्यार का इकरार कर लिया था। दूसरे दिन आदित्य ने पार्थवी से रजिस्टर्ड मैरिज कर ली थी और उसे मंगलसूत्र पहना दिया और मांग में सिंदूर भर दिया। पार्थवी की खराब तबीयत की वजह से उसने पूरी रस्मों के साथ शादी नहीं की, लेकिन शादी के 1 महीने बाद उसी तारीख को आदित्य ने पार्थवी के साथ पूरे रस्मों रिवाज के साथ फिर से शादी की। शादी के 1.5 साल बाद जूनियर आदित्य पार्थवी की गोद में था। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उम्र के इस बीच वाले पड़ाव पर दोनों कभी शादी भी करेंगे और दोनों को जोड़ने वाली कोई कड़ी भी उनकी जिंदगी में आएगी। एक अलग ही रिश्ता बना था दोनों के बीच, जहाँ न कभी इकरार हुआ, न कभी दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे को बताई। 2 टूटे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बन गए और जुड़कर एक पूरा दिल बन गए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।